Unfortunately नहीं, fortunately you are a dropper. Something great is going to come in your path, right? Do not worry. So rearrangement of sentences is what? Nothing else but a kind of parajumbles. ठीक है, rearrangement of sentences क्या होते हैं? आपके एक तरह के parajumbles होते हैं. अब इन पैराजम्बल्स में आपको क्या दिया गया होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ. पेन से स्मूथ तो शायद मैं ही चल रही हूँ, मतलब मेरा हाथ चल रहा है. सो यू पीपल विल बी गिवन अ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स. ठीक है, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पैराग्राफ्स दिए जाएंगे और उन नंबर ऑफ पैराग्राफ्स को आपको मतलब डिसऑर्डरली अरेंज दिया जाएगा. ओके और आपको क्या करना होगा? आपको इन सेंटेंसेस को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होगा. ठीक है, जैसे सपोज अगर मैंने बोला राम आम खाता है, इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके बोल दूं, मतलब सेम निकलेगा लेकिन थोड़ा सा अजीब एब्सर्ड लगेगा. है खाता राम आम. जैसे डूबा डूबा 1 डूबा डूबा 2, वो कौन सा आता था आपका सीरियल बालवीर, उसमें आते थे ना, है खाता राम आम, खाता है आम राम, ऐसे करके बोल देते हो अगर. तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपके थोड़े अटपटे लगते हैं, तो आपको उन्हीं को ही क्या करना होता है? यू हैव टू राइट इट इन एन ऑर्डरली मैनर. राइट इट इन एन ऑर्डरली मैनर. अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है मैम अगर हमारे एग्जाम में रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आपके एग्जाम्स में कितने मार्क्स के आने वाले हैं. तो पहली चीज तो याद रखें, ये आपके एग्जाम्स में 3 से 4 पूछे जाते हैं. ठीक है, और 3 से 4 किस कंडीशन में? जब आपके एग्जाम्स में 2 RCs पूछे जा रहे हैं. तो ये क्वेश्चन आपके 4 से 5 भी हो सकते हैं अगर आपके एग्जाम्स में 3 RC पूछे जाएंगे तो 3 से 4 होंगे. और अगर 2 RCs ही आपको दिए गए हैं, ओनली 2 RCs, तो इनका नंबर जो है वो बढ़ भी सकता है. इफ यू पीपल हैव गिवन लेस RCs देन मोर रीअरेंजमेंट एंड मोर RCs देन लेस रीअरेंजमेंट. ठीक है, तो अगर मैं इसकी काउंटिंग लेके चलूं कि 3 to 5 के बीच में आपका ये आता है, 3 to 5 के बीच में, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि 15 से लेकर के 25 मार्क्स के बीच में आपका रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आता है. यानी कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का. अगर आप रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को अच्छे से सीख लेते हो तो भी आप बहुत सारी चीजें लर्न कर पाओगे और बहुत सारी चीजें सीख पाओगे. गेटिंग माई पॉइंट? चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं कि किस किस तरह के रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. राइट, तो देयर आर वेज, डिफरेंट वेज. मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर तो मैंने 2 ही पैटर्न्स लिखे हुए हैं. आपके एग्जाम्स में 3 और मोर देन 3 भी पैटर्न्स पूछे गए. ठीक है, कैसे देखिएगा. RCs है बेटा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज जिसे आप बोलते हो. ठीक, तो पहला तो आपका ये फॉर्मेट कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको 4 पार्ट्स में वो डिवाइड कर देगा. अब ये सेंटेंसेस आगे पीछे लिखे होंगे, आपको इनको अरेंज करना होगा. तो इसको बोलते हो आप सिंगल सेंटेंस में भी आपका रीअरेंजमेंट आपको दिया जा सकता है. सिंगल सेंटेंस में ये सिंगल सेंटेंस वाला है. दूसरा क्या होगा? दूसरा आपको इस तरीके से दिया जाएगा P, Q, R और S. ठीक है, इनके लिए आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि बताओ इनमें से करेक्ट वाला कौन सा है. PQRS सही होगा, PRSQ सही होगा, PSQR सही होगा, या फिर QRPS सही होगा. तो इस तरीके से आपको रीअरेंजमेंट दिए जाते हैं. अच्छा, ये PQRS आपके 5 भी हो सकते हैं, जिसमें आपको A, B, C, D और E भी दे दिया गया होगा. हो सकता है ये 5 ऑप्शंस को अरेंज करने के लिए दे. राइट, थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लगता है बट इजी होते हैं करने में, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते. इतना समझ में आ रहा है सभी लोगों को? राइट, तो इस पे तो हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन एक चीज आप लोगों को और समझना यहाँ पर जरूरी है कि इनके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसपे आपको आपके एग्जाम्स में रीअरेंजमेंट पूछे जा सकते हैं. कभी कभी क्या होता है ना, वो आपके किसी भी पार्ट को फिक्स नहीं करते. जैसे ये PQRS वाला आप देख रहे हो ना, कोई भी पार्ट फिक्स नहीं है. नो पार्ट इज फिक्स्ड. सिंगल ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो आपको फिक्स दिखाई दे रहा. सब रैंडम दिए गए हैं और सबको रैंडम करके अरेंज करने के लिए बोल रहा है. कभी कभी क्या करते हैं, ये फर्स्ट या फिर लास्ट पार्ट को फिक्स कर देते हैं. ठीक, पहला या फिर आखिरी पार्ट को क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं. अच्छा, तो पहला और लास्ट पार्ट अगर आपका कभी फिक्स्ड होता है तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है वो, क्योंकि उसको सॉल्व बहुत आसानी से कर लेते हो आप लोग. आपके पास पेयरिंग के ऑप्शंस बहुत आसानी से आ जाते हैं.
तो पहला और लास्ट आप लोगों को कभी कभी पार्ट फिक्स दिख सकता है, हो सकता है खाली पहला फिक्स दिखे, हो सकता है खाली लास्ट पार्ट फिक्स दिखे, हो सकता है फर्स्ट और लास्ट दोनों पार्ट फिक्स कर दे, आपको बीच का अरेंज करने का बोले, तो वो और भी आसान होते हैं। मुश्किल होता है ये वाला करना क्योंकि उसमें ज्यादा स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती हैं। तो आपके लिए जो टफ है वो है रैंडम वाला, जिसमें आपको कोई भी पार्ट फिक्स नहीं करके रखा गया है, दैट इज दिस वन, या तो PQRS या तो ABCD। गॉट इट? समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में पहले आंसर करके बता दो। पैटर्न समझ में आ रहा है अच्छे से सभी लोगों को? एवरीबडी? यहां तक क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो। इज दिस मच क्लियर टू एवरीबडी? ग्रेट। सो ये आपका पैटर्न है जिस तरीके से आपके एग्जाम्स में सेंटेंसेस पूछे जाएंगे। तो मैं आपको सबकी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। मैं आपको रैंडम की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी और मैं आपको उनकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगी जिसमें आपका फर्स्ट, लास्ट या फिर दोनों ही पार्ट फिक्स्ड होते हैं। लेकिन व्हाट यू पीपल नीड टू डू इज, जितना मैं आप लोग को बताती जाऊं, जितना मैं आप लोग को पढ़ाती जाऊं, उनको अच्छे से पढ़ते जाना। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ रहे हो, सो यू पीपल विल गो ग्रेट, और बहुत अच्छे से आपका एग्जाम में सब कुछ होगा। अब ना, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी पीपल नीड टू वर्क ऑन? किन चीजों पे हमें वर्क करना है? कौन सी वो 5 चीजें हैं जिन पे हमको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है जब हम लोग रीअरेंजमेंट को सॉल्व कर रहे होते हैं? तो सबसे पहला पॉइंटर आता है कि आप लोगों ने, जरूरी है कि आप जितने भी पार्ट ऑफ सेंटेंसेस हैं उनको एक बार पढ़ लें। रीड ऑल दी पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। क्या कह रहे हैं आपको ना, इससे क्या मिल जाएगा? एक आइडिया मिल जाएगा। यूल गेट दी आइडिया, यूल गेट दी थीम। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका जो रीअरेंजमेंट है वो आपसे कहना क्या चाह रहा है। सेकंड देखें, जैसे ही आप ऑल दी पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ लेंगे, आपको जो मेन थीम है, जो मेन आइडिया है, वो पता चल जाएगा यहां से, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहां से बात शुरू हो रही थी और कहां पर बात खत्म हो रही है। तीसरी चीज, एलिमिनेट विच कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस। आप कोशिश करें एलिमिनेट करने की उन सेंटेंसेस को जो पहला कभी नहीं हो सकता और जो लास्ट कभी नहीं हो सकता। अब इसका क्या मतलब है, सुनना बहुत ध्यान से। जनरली क्या होता है, एक प्रेपोजिशन को कनेक्टिंग वर्ड माना जाता है, एक कंजंक्शन को कनेक्टिंग वर्ड माना जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को भी क्या माना जाता है, कनेक्टिंग वर्ड माना जाता है, या फिर आपका कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए उसे भी आप कनेक्टिंग वर्ड मानते हो। तो जितने भी आपके कनेक्टिंग वर्ड है, मैं यहां पर लिख देती हूं, जितने भी आपके कनेक्टिंग वर्ड हैं, ऑल दी कनेक्टिंग वर्ड्स कैन नेवर बी योर फर्स्ट सेंटेंस, वो आपके पहले का सेंटेंस कभी नहीं हो सकते, और जितने भी आपके कनेक्टिंग वर्ड्स हैं वो आपके लास्ट सेंटेंस भी कभी नहीं हो सकते। सो आपको क्या ध्यान रखना है, पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस आपका कभी भी कोई कनेक्टिंग वर्ड नहीं होगा जो कनेक्शन दिखा रहा होगा। ठीक है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, खत्म होना चाहिए या तो नाउन से, या तो प्रोनाउन से, या तो एडजेक्टिव से, कनेक्टिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये हो गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। अब क्या होता है, अब नाउ जब आप लोग फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस ढूंढ लोगे ना, तो आप बहुत आसानी से पेयरिंग कर सकते हो, बहुत आसानी से आप पेयरिंग कर सकते हो, बहुत थॉटफुल होकर के पेयरिंग कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ING फॉर्म आती है। ठीक है, अगर आपका यही सेंटेंस पैसिव में चला जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। हैज, हैव, हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव बनाना होता है तो हैज, हैव, हैड के साथ बीन लग जाता है, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म बनती है। तो इस तरीके से आपने कनेक्शंस ढूंढने कि क्या कनेक्शन कैसे बनेगा। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको थोड़ा सा ग्रामर का आइडिया लेना है, तो मैं आप लोगों से बोलूंगी कि मेरा एक सेशन है जिसमें मैंने इंग्लिश शॉर्ट्स पढ़ाए हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई होगी बेटू, वो पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, उसमें 13 सेशंस हैं जिसमें आपको ग्रामर का एक निचोड़ समझ में आ जाएगा, ग्रामर का एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि छोटी छोटी जो कनेक्टिविटीज बनानी होती है ना, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अगर आप लोग वो 13 दिन का सेशन सॉल्व कर लेते हो, उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो, 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो है बस, राइट। तो उन्हें देख लो आप, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच के बाद क्या आना है, राइट। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन आता है या तो नाउन की फैमिली आती है, और अगर नाउन की फैमिली नहीं आएगी तो प्रोनाउन आएगा। इस तरह के उसमें कॉन्सेप्ट दिए गए, राइट। तो आपको वहीं से ही पेयरिंग करनी होती है कि कौन सा वाला पेयर किसके साथ कनेक्ट होगा। जैसे रुको, मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, मुझे बताना यहाँ पर ये कनेक्शन किसके साथ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया शुड, अब मैंने शुड के साथ लिख दिया शुड वॉक, फिर मैंने लिख दिया शुड वॉक्ड,
फिर मैंने लिख दिया शुड वॉकिंग, या फिर मैंने लिख दिया शुड वॉक्स। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, इन सभी में ये जो ऑप्शंस आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, माइट भी आपको विजिबल ना हो, मैं फिर से लिख देती हूं, वॉक, वॉक्ड, वॉकिंग, ठीक है, और वॉक्स, इनमें से कौन सा वाला पार्ट ऑफ स्पीच आप इसके साथ यूज करोगे? जल्दी से फटाफट आंसर करके बताओ एवरीबॉडी। जल्दी से बताइए एवरीबॉडी। दिख नहीं रहा ना? अभी दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने लिख दिया इसको, चाहो तो मैं यहां पर भी लिख सकती हूं, लिख देती हूं, मैं वापस से लिख देती हूं, ध्यान से देखना। अगर मैंने यहां पर शुड लिखा है डियर, शुड, तो शुड के साथ कौन सी वर्ड यूज होगी? वॉक, वॉकिंग, वॉक्ड, या फिर वॉक्स? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो क्योंकि शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है, ये हमेशा अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा डियर? फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि आपका ये कैसा वर्ड है जो अधूरा है। ये गाना गाता है, मैं अधूरा जी रहा हूं, मुझे इतनी सी मोहलत तो दे, तो ये मोहलत देगा कि अपने साथ वर्ब फर्स्ट ऐड करेगा, तो या तो वॉक आएगा, या तो वॉकिंग आएगा, या तो वॉक्ड आएगा, या तो वॉक्स आएगा। लेकिन आपने जब रट लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप फर्स्ट वाला टिक करके आओगे, कोई और टिक करके नहीं आओगे। तो इस तरीके से आपकी पेयरिंग बनेगी। क्या बनेगी? पेयरिंग। कभी टू आ जाता है तो टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। रेस्ट ऑफ द प्रेपोजिशन आ जाए, उनके साथ अगर आपको क्या लगानी हो, उनके साथ अगर आपको वर्ब लगानी है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाती है? आईएनजी फॉर्म लग जाती है। सो इस तरीके से आपको अपने पेयरिंग्स को बहुत थॉटफुली करना होता है। अगर आपको नहीं पता कि आपको पेयरिंग कैसे करनी है, फिर से बोल रही हूं, वर्ड रट लो, आप सर्च करना इंग्लिश शॉर्ट्स बाय रुबेका मैम। क्या सर्च करोगे? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंग्लिश शॉर्ट्स बाय रुबेका मैम सर्च करना, एक दिन बैठोगे, 1 घंटे के लिए देख डालोगे, पूरा देख डालोगे। इंग्लिश शॉर्ट्स बाय रुबेका मैम सर्च करना और उन इंग्लिश शॉर्ट्स को आप लोग देख डालना। वो अगर 13 दिन वाले शॉर्ट्स आप लोगों ने देख लिए, जो 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो है, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी पेयरिंग करने में, बिलीव मी। ठीक, तो ये काम कर लेना। पहले मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, इतना कर लोगे सभी लोग? कर लोगे इतना? जल्दी से बताओ एवरीबॉडी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर योर रिवर्ट। करोगे इतना सभी लोग? इंग्लिश शॉर्ट सर्च कर लोगे? स्क्रीनशॉट ले लिया इंग्लिश शॉर्ट्स बाय रुबेका मैम का? सबको क्या करना है, इंग्लिश शॉर्ट्स बाय रुबेका मैम का का पूरा जो सीरीज है उसको देख डालना है। मुश्किल से 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस हैं जिसमें आप लोग को पूरी लॉजिकल पेयरिंग समझ में आ जाएगी किस तरह से करनी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी में क्या समझ में आया? हमें पहले रीड करना है सेंटेंस को, हमें एक आइडिया लेना है, फिर एलिमिनेशन करनी है पहले और लास्ट सेंटेंस की, फिर पेयरिंग करनी है थॉटफुली, और उसके बाद आप लोगों ने जब एक पूरा फॉर्मेशन कर लेना है, अपने रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर लेना है, तो आपको उस सेंटेंस को वापस से पढ़ना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो सेंटेंस है वो लॉजिकली गलत लग रहा हो। अगर आपको अपना सेंटेंस लॉजिकली गलत लग रहा है तो फिर आप उसको वापस से रीऑर्डर करेंगे। अदरवाइज अगर आपको मीनिंगफुल लग रहा होगा तो फिर आप उसको छोड़ देंगे और वही आपका फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का। बताओ, क्लियर इतना? इज दिस मच पैल्पेबल, परस्पिकुअस, टेम्पर्ड, पेल्यूसिड, ल्यूसिड, एवरीथिंग? मैम थोड़ा बड़ा लिखो। ऐसे बड़ा क्या लिखूं? स्क्रीन बड़ी कर लो बेटा अपनी, है? चल देख लेना बेटा, जरूर से जरूर देख लेना। ओके, चलो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे फटाफट बताओ, क्या ये लॉजिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए? और क्या इन लॉजिक्स के साथ आर यू रेडी टू सॉल्व रीअरेंजमेंट विद मी? इतने लॉजिक समझ में आ गए? क्या आप तैयार हैं इन लॉजिक्स के साथ मेरे साथ रीअरेंजमेंट करने के लिए? आर यू रेडी? कॉन्स्पिकुअस नहीं होता, ठीक है? कॉन्स्पिकुअस नहीं होता बेटा, कॉन्स्पिकुअस का मीनिंग ही बदल जाता है। क्यों धज्जियां उड़ा रहे हो सेंटेंस की? कॉन्स्पिकुअस मत बोला करो।
कॉन्स्पिकुअस मत बोला करो, कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है कि आपको दिखाई दे रहा है, प्रकट हो रहा है, यू आर एबल टू सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। सो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, जिसमें आप लोग को यहाँ पर कुछ दिया गया है, अब आपको क्या करना है, अरेंज करना है, या तो एलिमिनेशन करोगे या फिर आप क्या करोगे, एलिमिनेशन के अलावा आप पेयरिंग करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर येलो कलर ले लिया और मैं कनेक्ट कर रही हूँ। कह रहा है अ सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है, अ आर्टिकल से शुरू हो रहा है, एक कोई प्रॉपर हमें सब्जेक्ट भी मिल रहा है, वो है सिग्निफिकेंट नंबर। अच्छा कह रहा है ना, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। जब आपका पहला वाला सेंटेंस फिक्स्ड होता है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग करनी होती है और कुछ नहीं करना होता, ठीक। अब आप एक चीज देखो, अगर आप फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को एलिमिनेट करोगे तो ये जो आर वाला सेंटेंस है जिसमें हैव आ रहा है, हैव के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो आपको इतना तो पता चल जाएगा आर कैन नॉट बी द लास्ट सेंटेंस, आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक। अब आप कनेक्ट करो, अ सिग्निफिकेंट नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर, किस चीज का, किसी जॉब का, राइट। क्या होना चाहिए, विल हैव टू बी क्रिएटेड, कहां क्रिएट होना चाहिए, इन द रूरल नॉन फार्म सेक्टर। सो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ पेयर कर दिया, मुझे ये पता चला कि हैव की कनेक्टिविटी किसी ना किसी से तो बनेगी, चाहे वर्ब थर्ड से बना लो चाहे टू से बना लो, तो ये कनेक्ट करेगा। तो मैंने कहा आर के साथ क्यू आ जाएगा, आर कैन नॉट बी द लास्ट वन, तो आर के साथ क्यू मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, आर के साथ यहाँ पे मेरे पास क्यू आ रहा है। अब इसको पढ़ लो, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, तो ऑफ यहाँ पर आर से स्टार्ट हो रहा है, तो एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास बी और एक ऑप्शन है हमारे पास सी, बताओ कौन सा चूज करेंगे, फटाफट एवरीबॉडी। जल्दी से बताओ कौन सा चूज करेंगे, क्लियर है सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट है यहां तक, किसी को कोई कंफ्यूजन है, वेरी गुड, तो समझ में आ गया सभी लोगों को ना। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी बी, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले सेंटेंस को किसके साथ कनेक्ट किया, अ सिग्निफिकेंट नंबर किस चीज के, दीज जॉब्स के, विल हैव से सेंटेंस एंड नहीं हो सकता था, तो हमने लिख दिया विल हैव टू बी क्रिएटेड, क्रिएट किए जाने चाहिए, और कहाँ क्रिएट किए जाने चाहिए, इन द रूरल नॉन फार्म सेक्टर। सो आवर आंसर वुड बी बी। अगर आपका सही है तो आप अपने आप को +1 मार्क्स दे लें। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है देयर वाज अ सेकंड पार्ट, अब ये फिक्स्ड है, दिस वन इज फिक्स्ड, दिस वन इज फिक्स्ड। कह रहा है आर एम्बिवेलेंट अबाउट मैनी पीपल, और फिर लिखा हुआ है ऑफ हर डिसीजन विच, विच कनेक्टिंग वर्ड है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कनेक्टिंग वर्ड है, दिस कैन नॉट बी द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो आर से तो आपका सेंटेंस एंड नहीं होगा। देयर वाज अ सेकंड पार्ट, किस चीज का सेकंड पार्ट, किसी चीज का होगा ना सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट ऑफ हर डिसीजन। सो वी कैन से दैट, क्या हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं इससे, कैन वी कनेक्ट द फर्स्ट फिक्स सेंटेंस विद आर, और अगर हम आर से इसको कनेक्ट करें तो हमारे पास तो सिर्फ यही ऑप्शन बच रहा है, गेटिंग ना, वेरी गुड। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम क्यू से स्टार्ट कर लेते हैं, देयर वाज अ सेकंड पार्ट, किस चीज का है ये तो बताना पड़ेगा ना आपको, नहीं बताओगे तो आंसर कैसे लिखोगे। सो देयर वाज अ सेकंड पार्ट ऑफ अ डिसीजन विच, जिस चीज को लेकर के, कॉमा मेनी पीपल आर एम्बिवेलेंट अबाउट, एम्बिवेलेंट अबाउट का मतलब क्या है, दे आर कंफ्यूज्ड, दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स नॉट। डन, कितने लोगों का सही है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। सो हमने कुछ भी नहीं किया होता ना, अगर कुछ भी नहीं किया होता, खाली फर्स्ट की कनेक्टिविटी ढूंढ ली होती तो भी हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता। देखो पेयरिंग के कितने फायदे होते हैं, पेयरिंग से हम वन गो में हमारा आंसर ढूंढ सकते हैं एंड सीधे हमारा आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, +1 मार्क्स दे लेना अगर आपका सही हो तो, ठीक है। देखो कह रहा है इन 2017 द GST बिल वाज पास्ड,
In the Lok Sabha and the Rajya Sabha, the GST law came into force on 1st July 2017. अब आपको बताना है कैसे कनेक्टिविटी बनेगी, किस तरह से कनेक्टिविटी बनेगी। 2017 में जीएसटी बिल को क्या किया गया, पास किया गया। चलो बनाओ, फटाफट बनाओ। अब यहां पर बेटा एक चीज नोटिस करना, आपका कोई भी पार्ट फिक्स नहीं है, नो पार्ट इज फिक्स्ड, आपको तो फर्स्ट भी ढूंढना है। बताओ, नो पार्ट इज फिक्स्ड हियर। पेयरिंग सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग करना बहुत आसानी से हो जाएगा, और आपको लॉजिकल पेयर्स बनाने, नथिंग एल्स, सिर्फ लॉजिकल पेयर्स बनाने। 2017 में जीएसटी बिल को पास किया गया, कहां पास किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में। सो वी कैन से दैट द कनेक्टिविटी ऑफ ए एंड बी कैन गो ऑन। और फिर क्या हुआ, फिर क्या होना था, 1 जुलाई 2017 में ये जीएसटी लॉ केम इनटू फोर्स, मतलब एक टाइम पे पास किया गया। दो चीजें याद रखना बेटा, कोई भी लॉ आता है तो पहले उसे पास किया जाता है और फिर वो फोर्स में आता है, यानी कि फिर लोग उस पर वर्क ऑन करना शुरू करते हैं, ठीक है। बताओ जल्दी से क्या होगा। ओके, अलग अलग आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं, कुछ लोग डी भी आंसर कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना, तो दो थोड़ा सा लॉजिकल आपको जाना पड़ेगा और थोड़ी सी पेयरिंग करनी पड़ेगी। 2017 में बिल को पास किया गया, बिल कहां पास होता है, थोड़ा सा आप लोग को लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। तो आपने एक ही पेयरिंग किसके साथ कर दी, बी के साथ कर दी, और 1 जुलाई 2017 में क्या हो गया, ये बिल फोर्स में आ गया। सो वी कैन से दैट डी का पेयरिंग किसके साथ हो जाएगा, डी के साथ। सो इस तरीके से वी कैन मेक द कनेक्टिविटी एंड वी कैन गो विद आवर आंसर, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। सिंपल पेयरिंग हम लोगों ने करके लॉजिकल स्टेटमेंट्स बना करके हमारे आंसर को कर लिया। कुछ लोग सी भी आंसर कर रहे थे, व्हाई इट वाज सी आंसर क्यों कर रहे थे, इन 2017 द जीएसटी बिल वाज पास्ड। अच्छा, द जीएसटी लॉ केम इनटू फोर्स, ना 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 ना, पहले बिल को पास किया जाएगा और कहीं तो पास किया जाएगा ना। सो कहाँ पास होता है, वो लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया जाता है, फिर उसके बाद वो फोर्स में आता है, ठीक है। सो सी विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। डन। कितने लोगों का करेक्ट था बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके, और अपने आप को +1 मार्क्स दे लो। हाउ मेनी ऑफ यू वर करेक्ट इन दिस, जल्दी से बताओ कितने लोगों का करेक्ट था। और एंड प्लीज डोंट डू कान की जूसी, because it's really very wrong. I know you people are not parsimonious, not hand thrift, not spendthrift also, not niggard. Okay, चलो बताओ। मैम डी ऑप्शन में फुल स्टॉप है, तो उससे क्या लेना देना, उससे कोई मतलब नहीं है बेटा, फुल स्टॉप से कोई लेना देना नहीं होता, वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, आप फोर्थ वाला क्वेश्चन देखना बेटा, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन, लेकिन इस बार आपको यहां पर सेंटेंस को फिक्स कर दिया गया है। फर्स्ट वाला सेंटेंस फिक्स्ड है। दिस अलोन should alert us to what is actually about the demand for a uniform civil code. बताओ क्या बनेगा पेयरिंग। मोर देन सफिशिएंट है बेटा, मोर देन सफिशिएंट।
कैन दिस बी द लास्ट सेंटेंस? शुड अलर्ट अस टू व्हाट क्या? किसी से तो कनेक्टिविटी बनेगी, है ना? तो पी आपका लास्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता, ये किसी ना किसी के साथ पेयर अप जरूर होगा। तो क्या करोगे कनेक्ट आप? व्हाट द डिमांड फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एक्चुअली अबाउट, यू कैन कनेक्ट इट लाइक दिस। तो कह रहा है दिस अलोन, ये अकेला शुड अलर्ट अस, हमें अलर्ट कर सकता है टू व्हाट, कि क्या है डिमांड फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एक्चुअली अबाउट। सो लोगों की जो डिमांड है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में वो एक्चुअली क्या है, ठीक है, वो हमें कौन अलर्ट करेगा? दिस अलोन, राइट? सो वी कैन कनेक्ट इट लाइक दिस, कि हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, व्हाट लिखा ही हुआ है हमारे पास और व्हाट के साथ हम लोग को कोई नाउन चाहिए। सो हियर वी हैव गॉट द नाउन, व्हाट द डिमांड फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एक्चुअली अबाउट, ठीक है। सो बी श्योर अबाउट दिस। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे ना, बहुत सारे बच्चे इसको इस तरीके से कनेक्ट कर रहे होंगे पी के साथ क्यू को, बट बी श्योर अबाउट दिस, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ नॉर्मल सेंटेंस, क्योंकि वो यहां से शुरू हो रहा है, दिस अलोन should alert us to what, तो दिस इज अ नॉर्मल सेंटेंस, ये सेंटेंस चल रहा है, ये क्वेश्चन नहीं चल रहा है। अगर क्वेश्चन चल रहा होता तो आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आती और आपका मेन वर्ब बाद में आता, ठीक है, लेकिन क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती और सब्जेक्ट बाद में आता अगर क्वेश्चन होता तो, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है तो सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, और सब्जेक्ट हमको यहाँ पे दिया गया है और हेल्पिंग वर्ब हमको यहाँ पर दी गई है, राइट? सो हम आर के बाद क्यू को लेंगे, क्यू के बाद आर को नहीं लेंगे। सो वी विल गो विद द ऑप्शन पी आर क्यू। कितने लोगों का सही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत सारे बच्चे, बिलीव मी, ये लोग सोचते हैं कि पी के बाद क्यू की कनेक्टिविटी आ सकती है, बट अगर पी के बाद हम लोग कनेक्टिविटी क्यू की लेंगे तो वो क्वेश्चन फॉर्मेशन कर लेगा और हमें यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेशन नहीं चाहिए। डन? समझ में आ गया? कितने लोगों का करेक्ट है जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है, जिसमें आपका सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी। इस वजह से वी विल गो विद इसके बाद ये वाला ऑप्शन पहले एंड देन ये वाला ऑप्शन। सो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इफ इट इज राइट देन प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स। अगर आपका ये सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे लें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यहाँ पर कोई भी सेंटेंस फिक्स नहीं है, नो सेंटेंस इज फिक्स्ड, ठीक है डियर? चलो, कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पावर सेक्टर इन मणिपुर, यूनियन मिनिस्टर assured that the government of India would provide the required financial assistance for strengthening and improvement of। अब देखो एक चीज बताती हूं मैं आप लोग को, अगर आप ये वाला सेंटेंस देखो, यहाँ पे फॉर आ रहा है और यहाँ पे देखो तो ऑफ आ रहा है, ये दोनों ही कनेक्टिंग वर्ड है, ठीक है। अब दोनों ही क्योंकि कनेक्टिंग वर्ड है तो दोनों से ही हम सेंटेंस को एंड नहीं कर सकते, तो सी और डी हमारा लास्ट वाला पार्ट नहीं हो सकता, तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें, एलिमिनेट कर दें, बचा क्या? दिस वन और दिस वन। तो इससे हमें एक चीज पता चल गई कि दोनों ही हमारे पास वो ऑप्शंस बचे हुए हैं जिनकी स्टार्टिंग बी से हो सकती है। तो बी क्या है? यूनियन मिनिस्टर assured दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ तो कर रही होगी ना किसी चीज पर तो वर्क कर ही रही होगी, तो हम लोग को एक वर्ब की जरूरत पड़ेगी जो हम लोग को यहाँ पर मिल रही है। would provide the required financial assistance for किस चीज के लिए? strengthening and improvement of infrastructure in the power sector in Manipur। so I hope आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। बी के बाद सी पेयरिंग में चला गया, और फॉर प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया था कि टू के अलावा कोई और प्रेपोजिशन आती है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है, तो यहाँ पर आ गया डी, और डी की कनेक्टिविटी किसके लिए आ गई? ए के लिए। ऑफ किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पावर ऑफ मणिपुर। सो बताइए आप लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर सही किया या नहीं किया? कितने लोगों का सही था बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। कर पा रहे हो आसानी से? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आप लोग को करने में? इट्स सो सिंपल, बहुत आसान है। आप लोग एलिमिनेशन को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो, पेयरिंग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने पास ले सकते हो, और फर्स्ट और लास्ट का एलिमिनेशन सबसे बेस्ट रहता है इस केस में आपका। वेरी गुड। सो प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स इफ इट इज राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। अभी इसका आंसर क्या है करेक्ट आपका? डी, दिस वन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वाह, क्वेश्चन नंबर
4 के बाद सीधे 6 आ गया, एक क्वेश्चन छूट गया कहीं पे. Now here we have given, but while the defeat made as it was no longer in currency, news the issue on which it was based failed to resonate. अब आपको पहले करना है एलिमिनेशन, तो आप एलिमिनेशन करेंगे. तो एलिमिनेशन में सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विच आ रहा है जो कि कनेक्टिंग वर्ड है, तो क्यू से तो आपका सेंटेंस एंड होगा ही नहीं. तो कैसे आप सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, फटाफट बताइए. यहां पर भी इट लिखा हुआ है, मतलब किसी ना किसी चीज की, किसी ना किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करी गई होगी. यहां पर भी इट लिखा हुआ है, तो भी यानी कि किसी ना किसी सब्जेक्ट की बात करी गई होगी. तो ये पी और आर आपके जो सेंटेंसेस हैं वो, अब एक चीज देखना, यहां पर आपका ये सेंटेंस इन्होंने फिक्स कर दिया है, ठीक है, ये सेंटेंस आपको फिक्स कर दिया. और यहां पर देखोगे बट वाइल द डिफीट मेड, इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिया गया, सब्जेक्ट नहीं दिया गया, आपको सब्जेक्ट ढूंढना है. तो ये दोनों में तो सब्जेक्ट आ रहा है लेकिन प्रोनाउन आ रहा है, हमें नाउन चाहिए, तो वो कहां मिल रहा है. कह रहा है जब एक हार हुई, एक डिफीट हुई, तो उससे क्या बनी, एक न्यूज बनी. द इशू ऑन विच, जिस इशू के ऊपर वो क्या थी, वो बेस्ड थी, वो फेल हो गई. टू रेजोनेट एज इट वॉज नो लॉन्गर इन करेंसी, तो पहुंच ही नहीं पाई वो लोगों तक क्योंकि उसके पास इतनी करेंसी नहीं थी, इतनी वैल्यू नहीं थी, इतना पैसा नहीं था. राइट तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक सब्जेक्ट ढूंढा, वो सब्जेक्ट हमको कहां पे मिला है, क्यू में. और उसके बाद फिर हम प्रोनाउन के ऊपर गए कि द इशू ऑन विच इट वाज बेस्ड, जिस चीज के ऊपर वो बेस्ड था, जिस इशू के ऊपर ये न्यूज बनी थी, तो वो आ गया आर में. और आर के बाद क्या आ गया, लास्ट बचा हुआ सेंटेंस पी. क्यों वो फेल हो गई रेजोनेट करने में, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था. तो आपको भी पता होगा कि मीडिया इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ मनी, जब तक पैसा नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो पाता है. राइट तो थोड़ी टीआरपी तो चाहिए होती है. सो इस वजह से डी आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, करेक्ट वन. अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे ले. कितने लोगों का सही था मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना जल्दी से. समझ में आ रहा है अच्छे से कि नहीं, मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो. डन. सो वी कैन सी दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. नेक्स्ट देखो 7th वाला, एक क्वेश्चन मिस है बेटा तो छोड़ देना 5th वाले को. अब यहां पर आपका कोई भी सेंटेंस फिक्स नहीं है, नो फिक्स सेंटेंस. ठीक है, आपको फर्स्ट से ही करना है, मतलब पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस सब ढूंढने. कह रहा है गिव अ प्रिसाइज अप्रोक्सीमेशन ऑफ पीआई. गिव, ये वर्ब है, बिना सब्जेक्ट के वर्ब तो आ ही नहीं सकता. राइट तो ए से तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं. ही अप्लाइड, ये आपका सब्जेक्ट है, हो सकता है नाउन भी दिया गया हो, तो हो सकता है, लेकिन और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती. विद द समेशन ऑफ एन एंडलेस सीरीज एंड, सी से सेंटेंस एंड नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे एंड आ रहा है, एलिमिनेट कर दो. अंडर द आर्क ऑफ अ पैराबोला. ठीक है, तो अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, वो भी बी और डी. आप बताओ उनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा. फटाफट बताओ कौन सा आंसर होगा इसका करेक्ट. मैंने दो ऑप्शन आपके लिए एलिमिनेट कर दिया, आपके पास बी और डी बचा हुआ है, इसमें से आपको 50-50 का चॉइस करना है. जल्दी से बताओ कौन सा होगा. किससे सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो आप, बी से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो, बी से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा क्योंकि दोनों में ही बी है, तो हम बी से सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं. कह रहा है ही अप्लाइड द मेथड ऑफ एग्जॉस्शन इन कैलकुलेटिंग एरिया. ठीक है, किया उसने. अब कह रहा है यहां पर या तो सी आएगा या फिर क्या आएगा, डी आएगा. सी में क्या है, विद द समेशन ऑफ एन एंडलेस सीरीज, या फिर अंडर द आर्क ऑफ पैराबोला, आपको ये पता चल रहा है ना कि यहां पर सी का कनेक्शन किसी ना किसी के साथ तो आएगा ही आएगा. तो
अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सी का कनेक्शन किसके साथ दिया गया है, ए के साथ, और यहाँ पर भी कनेक्शन किसका दिया गया है, सी का ए के साथ। तो कहीं ना कहीं सी और ए एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे विद द समेशन ऑफ एन एंडलेस सीरीज एंड गेव अ प्रिसाइज अप्रोक्सीमेशन ऑफ पी आई। तो सी और ए कनेक्टेड है। अब बचा क्या है हमारे पास, ये इस डी को एडजस्ट करना। ये डी को हम एडजस्ट कहाँ पे करेंगे, ये डी को हम लोग बी के जस्ट बाद में एडजस्ट करेंगे या फिर एकदम लास्ट में एडजस्ट करेंगे, ये आपको बताना है। तो फटाफट बताओ मुझे क्या होगा। ही अप्लाइड द मेथड ऑफ एग्जॉशन इन कैलकुलेटिंग द एरिया। किस तरीके से अप्लाई किया उसने, या किस बेस पे अप्लाई किया, अंडर द आर्क ऑफ अ पैराबोला विद द समेशन ऑफ एन एंडलेस सीरीज एंड गिव अ प्रिसाइज अप्रोक्सीमेशन ऑफ पी आई। सो इसने जो भी एक्टिविटी करी है वो इसके अंदर करी है, एक फिगर ड्रॉ करके। समझ में आ रहा है ना। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। वी विल गिव द प्रेफरेंस टू दिस वन पार्ट अर्लियर, और फिर उसके बाद हम लोग सी और ए के कनेक्शन को ले जाएंगे, क्योंकि ये अपने इस मेथड को कहीं ना कहीं तो अप्लाई करेगा। और आपको भी पता है कि मैथ्स बेस्ड होती है लॉजिक्स के ऊपर, राइट। सो पहले वो उसका स्ट्रक्चर, फिगर्स वगैरह ड्रॉ करेगा, उसके बाद ही उसका आंसर करेगा। या सो यू कैन सी दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। इफ इट इज राइट देन प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स। कितने लोग का करेक्ट है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। वाओ, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पर डियर आपका ये वाला पार्ट फिक्स्ड है। बाय डूइंग सो इट, ठीक है। अब आप एक चीज देख लो, ये वाले से तो सेंटेंस एंड नहीं हो सकता, तो ये वाले दोनों मैं एलिमिनेट कर दे रही हूं। आप इन दोनों में से बताओ कौन सा आंसर होगा, ए और बी में से। बाय डूइंग सो इट, अब आर से ही आपका पहला सेंटेंस शुरू होगा, ये तो मेंशन है। इट हैज रीडिफाइंड पॉलिटिक्स एंड, रीडिफाइन किया पहला तो उसने, ठीक है। तो आपको पता है जब एंड लगा होता है ना, तो एंड से एरर ऑफ पैरेललिज्म चलता है। अगर वर्ब यहां आ रही है तो वर्ब यहां पर भी आनी चाहिए। एंड ब्रॉट इट क्लोजर टू कल्चरल एंड सोशल लाइफ। सो एंड के साथ भी आप क्या लोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लोगे, जो कि आपको यहां पर मिल रही है। सो यू कैन से दैट आर की कनेक्टिविटी किसके साथ जाएगी, पी के साथ, और बादशाह क्या लास्ट में, क्यू। सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर पी क्यू। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ठीक। समझ रहे हो ना कैसे मैंने किया इसको। यहां पर आपको पहला सेंटेंस ये मिला था, एंड के बाद आपको कुछ और लेना था, तो आपने एरर ऑफ पैरेललिज्म लगाया और फिर इसको कनेक्ट कर दिया। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। सही है, तो +1 मार्क्स अपने आप को देना। गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स। कितने लोगों का करेक्ट था, ग्रेट, अमेजिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां पर कोई भी सेंटेंस फिक्स नहीं है आपका, आपको करना है खुद से सब, ठीक है। अब लिखा हुआ है प्रिटेंडेड टू डिस्कवर द इम्पॉसिबल। अब प्रिटेंडेड एक वर्ब है, ये आपका पहला सेंटेंस तो बन नहीं सकती है भी नहीं कहीं पर। ए कह रहा है दोज हु क्लेम टू डिस्कवर एवरीथिंग। दो ही सेंटेंस है यहाँ पे, या तो बी से स्टार्ट होगा या तो डी से स्टार्ट होगा, लेकिन डी से पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे बट दिया गया कंक्लूजन। तो वी कैन स्टार्ट इट विद बी। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, बी से स्टार्ट करते हैं। अब बी के साथ दो कनेक्शन है, या तो सी जाएगा या तो फिर डी जाएगा। कनेक्ट कर लो। कह रहा है दोज हु क्लेम टू डिस्कवर एवरीथिंग। ओके, तो या तो सी या तो डी। अब डायरेक्टली हम बट कंक्लूजन तो ला नहीं सकते ना। वो लोग जो क्लेम करते हैं कि वो सब कुछ डिस्कवर कर सकते हैं, मे बी कंफ्यूटेड एज हैविंग एक्चुअली। सो वी कैन से दैट बी के साथ हमारा क्या आ सकता है, सी। बहुत सिंपल है ये, फटाफट करके बताओ। बी के साथ हमारी कनेक्टिविटी किसके साथ आ गई, सी के साथ। कि वो लोग जो क्लेम करते हैं कि वो सब कुछ डिस्कवर कर सकते हैं, मे बी कंफ्यूटेड एज हैविंग एक्चुअली प्रिटेंडेड टू डिस्कवर द इम्पॉसिबल बट प्रोड्यूस नो प्रूफ्स ऑफ द सेम। सो वो डिस्कवर करने की बात तो कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रूफ वो नहीं कर सकते। सिंपल एज दैट। सब आंसर कर रहे हैं बी सी डी ए। आर यू श्योर अबाउट दिस? फिर से देखो जरा एक बार ध्यान से।
दोज हु क्लेम टू डिस्कवर एवरीथिंग, अगर हम लोग करते हैं इसको तो क्या ये हमारा बन रहा है, या बी के साथ सी ही जा रहा है, या बी के साथ डी भी जा सकता है? अच्छा, ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये एक एडवर्ब है और इसके साथ आपको या तो वर्ब चाहिए या तो एडजेक्टिव चाहिए। तो आपको यहां पर कहीं पे एडजेक्टिव नहीं मिल रहा, लेकिन आपको ये मिल जा रहा है, मिल रहा है ना। सो यू कैन से दैट आपका सी का कनेक्शन या सी की पेयरिंग किसके साथ जाएगी, बी तो शुरू हो ही रहा है, और सी की पेयरिंग किसके साथ जाएगी, ए के साथ। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया था, अब बचा आपके पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो बी तो एलिमिनेट कर दिया मैंने। अब आपको ये वाला लगाना है, बट प्रोड्यूस नो प्रूफ ऑफ द सेम। अब इसको आपको एडजस्ट करना है। अब आप खुद एडजस्ट करके बताओ कि डी को सबसे पहले ले लोगे बी के पास, या फिर लास्ट में लगाना ज्यादा बेटर रहेगा। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। स्टूडेंट्स ए आंसर कर रहे हैं, दोज हु क्लेम टू डिस्कवर एवरीथिंग may be confuted as having actually pretended to discover the impossible. It's true, but यहाँ पे but produce no proof of the same, इसको कहाँ लगाओगे? तो इसको आपको एडजस्ट करना है। आप इसको पहले यहां पर लगा करके देखो। कह रहा है वो लोग जो क्लेम करते हैं कि वो डिस्कवर कर सकते हैं हर कुछ, लेकिन उसका प्रूफ नहीं दे पाते उसी टाइम पर, राइट? तो उनको क्या कंफ्यूज किया जाता है, एज हैविंग एक्चुअली प्रिटेंडेड टू डिस्कवर द इम्पॉसिबल। वो एक ऐसी चीज को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, या डिस्कवर करने की, दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। सो ये वाला जो पार्ट है ना आपका डी वाला, इसको जितना हो सकता है सीक्वेंस में रखने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग डी को लास्ट में लगा रहे हैं ना, तो बड़ा एब्सर्ड सा साउंड हो रहा है और मीनिंगफुली भी अजीबोगरीब सा आ रहा है। सो इस वजह से वी विल गो विद द ऑप्शन सी, दैट वुड बी मच मोर बेटर। तो अगर आपका सी जाएगा, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, rather than going for A. So we will not go with the A option, क्योंकि ये लग रहा है ना अलग से कुछ लगा दिया गया, बट अगर हम ये वाले में जा रहे हैं तो ये सीक्वेंस में जा रहा है। पढ़ के देख लो, और कितने लोगों का सही था बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। एवरीबडी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली? जल्दी से आंसर करके बताओ, कितने लोगों ने इसको सही से किया? सही है, अगर सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे लो। कंफ्यूज का मतलब होता है टू प्रूव समथिंग। प्रूव टू बी रॉन्ग। कितने लोगों का सही है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके। ठीक है, समझ आ गया सभी लोगों को? मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो फटाफट, कमेंट सेक्शन में लिख करके। रॉन्ग हो गया कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ गया ना। तो कह रहा है दोज हु क्लेम टू डिस्कवर एवरीथिंग, वो जो क्लेम करते हैं कि वो डिस्कवर कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाते। मे बी कंफ्यूटेड एज हैविंग एक्चुअली प्रिटेंडेड टू डिस्कवर द इम्पॉसिबल, उनको कंफ्यूज किया जाता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि वो शायद डिनाई करते हैं कि वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं एक इम्पॉसिबल चीज को डिस्कवर करने का, राइट? तो उनको इस तरह का लोग समझते हैं कि वो लोग इम्पॉसिबल चीज को प्रूव करने का सिर्फ एक डिनायल शो कर रहे हैं, नथिंग एल्स। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर सही है तो +1 मार्क्स दे लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एक क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ है, याद रखिएगा। 10th पे आते हैं। अब यहाँ पर भी आपको कोई भी सेंटेंस फिक्स नहीं है, आपको खुद अरेंज करना है। टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था जो कि हमारा छुप गया है मिस्टर रूबिक क्यूब्स की वजह से, तो उसको हम देख लेते हैं। अब ये ना मेरे को ऐसा लग रहा है, ये मैंने एक पोएम है जो आप लोगों को पढ़ाई हुई है क्लास 12th में। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से क्लास 12th किया हुआ है तो ये एक पोएम का पार्ट है, तो फटाफट करके बताओ क्या होगा। टू द अर्थ spite of despondence of the inhuman, dearth of noble nature of the flowery band to bind us gloomy days। अच्छा, बी से तो सेंटेंस एंड नहीं हो सकता, आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा। बताओ क्या बनेगा फटाफट। आई एम मीजोगाइनिस्ट, क्यों हो भाई तुम मीजोगाइनिस्ट?
ये आपकी पोम का पार्ट है, फटाफट बना करके बताओ क्या बनेगा एवरीबडी। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, किससे बाइंड कर रहा है? टू द अर्थ, अर्थ से। एक मतलब हम लोग को बताया गया एक थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होती है, एक फ्लावरी बैंड होती है जो हम लोग को बांध रही है। टू बाइंड अस टू द अर्थ, अर्थ से बाइंड कर रही है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन, इनह्यूमन, अब ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है और आपको नाउन चाहिए तो आप ये नाउन ले सकते हो। डर्ट ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, सो ये रहा आर्टिकल, ये रहा एडजेक्टिव और ये रहा नाउन। सो यू कैन कनेक्ट इट जस्ट लाइक दिस कि आपको स्टार्टिंग जो होगा वो एक सब्जेक्ट से होगा जो कि आपको सी में मिल रहा है, ठीक है, और बाइंड किससे कर रहा है? हमें अर्थ से बाइंड कर रहा है, ठीक है, और वो इनह्यूमन का क्या है? डर्ट ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ डर्ट का मतलब होता है किसी चीज का लैक होना, ऑफ द ग्लूमी डेज। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अगर आपका, सॉरी डी बोल रही हूँ, ए वाला, ए में ही आ रहा है ना ये। So the correct answer of this question would be, please give your +1 marks if it is right. कितने लोगों का सही था मुझे बताओ। और आउट ऑफ 9 आप लोगों ने कितना स्कोर किया? आपको याद होगा एक क्वेश्चन था ही नहीं हमारे में 5th वाला, तो उसको छोड़ देते हैं। आप मुझे ये बताएं आउट ऑफ 9 आपने कितना स्कोर किया जल्दी से। आउट ऑफ 9 हाउ मच यू पीपल हैव स्कोर? कह रहा है, देख रहा है विनोद कैसे खटाखट क्वेश्चन देती जा रही हैं, और देख रहा है विनोद कैसे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं बच्चे, कुछ कर ले रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। 9 में 9, वेरी गुड अंजलि, 9 आउट ऑफ 9, ग्रेट 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 ग्रेट, अरे वाह वेरी गुड। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11th वाला देखते हैं। देखो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, Can I to raise their status from others and to gain acceptance, people follow fashion? बताओ जल्दी से, किस तरह से कनेक्ट करोगे आप इसको और कहां से स्टार्ट करोगे सेंटेंस को? सब्जेक्ट ढूंढोगे तो सब्जेक्ट तो आपको यहां पर मिल रहा है, तो एक तरीके से आपकी शुरुआत तो डी से होनी चाहिए। बताओ जल्दी से क्या आंसर बनेगा इसका, फटाफट एवरीबॉडी। वेरी गुड, 8 और 9 मार्क्स इज अ गुड स्कोर। अगर आपके 8 और 9 मार्क्स आ रहे हैं तो दैट इज अ गुड स्कोर, ठीक है। एलिमिनेट क्या क्या कर सकते हो? टू रेज, 2 + V1 है, कनेक्टिंग वर्ड है, इसको हटा दो। फ्रॉम अदर्स भी कनेक्टिंग वर्ड है, इसको भी हटा दो। एंड भी कनेक्टिंग वर्ड है, इसको भी हटा दो। तो डी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर देती हूँ। मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया आप लोग के लिए, अब करो बचा हुआ। पीपल फॉलो फैशन, क्यों फैशन क्यों करते हैं लोग? वाई पीपल फॉलो फैशन? टू रेज देयर स्टेटस, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, और एंड टू गेन एक्सेप्टेंस, और लोग उन्हें एक्सेप्ट करें फ्रॉम अदर्स, तो एक्सेप्टेंस चाहते हैं वो दूसरों से। सो वी कैन से दैट डी, डी के बाद ए के बाद सी और सी के बाद बी। कितने लोग का सही है बताना, अपने आप को +1 मार्क्स दे लो अगर ये सही हो तो। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, Question number 12. Kera, for some time which is troublesome, the weather becomes cool and pleasant, though there is humidity in it. Okay, for some times the weather becomes cool and pleasant, which is troublesome, though there is humidity in it. तो आपको बताना है यहाँ पर किस तरीके से कनेक्शन करोगे। सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये नहीं हो सकता फॉर सम टाइम, विच नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी कनेक्टिंग वर्ड है आपका। सो यू कैन से दैट आप सी से शुरू कर सकते हो। तो उसको एलिमिनेट कर दो, बी और डी में बताओ कौन सा होगा, इफ यू चूज द बेस्ट। उसको भी पेयर को पढ़ करके देख लेंगे एक बार, जब बना लेते हैं ना हम लोग, पेयरिंग कर लेते हैं तो पढ़ करके देख लेते हैं क्या फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं बैठ रहा होता तो फिर उसको हम रीअरेंजमेंट करते हैं। सो यू पीपल नीड टू चेक कि वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट, तो सी आपने पहले ले लिया, राइट। कभी कभी, हमेशा तो नहीं होता ना। सो वी कैन से दैट सी के साथ क्या आ जाएगा, ए। हालांकि उसमें क्या होती है, ह्यूमिडिटी, नमी होती है। जब कूल और प्लेजेंट होता है हमारा मौसम तो उसमें ह्यूमिडिटी होती है जो परेशान भी करती है लोगों को।
तो CA फिर D आएगा और फिर क्या आ जाएगा B। सो उस हिसाब से हम देखें तो हमारा आंसर कौन सा जाना चाहिए? अगर आपका ये आंसर आया है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे लें। वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B. Okay, now I'm going you one more question. Now as we have already discussed, हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे थे, जहां पर आपको सेंटेंस में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है कि आपको सारे सेंटेंस आगे पीछे करके दिए गए होते हैं, एंड यू पीपल हैव टू अरेंज इन अ सिंक्रोनाइजेशन, राइट। एक सिंक्रोनाइज मैनर में आपको उनको अरेंज करना होता है और उनको एक मीनिंगफुल एस्पेक्ट देना होता है। और अगर आप मीनिंगफुली एक सेंटेंस को बना पाते हो तो आप अपने रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर आप लोगों को रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस थोड़ा सा और क्लियरली पढ़ना है तो उसका पार्ट फर्स्ट जरूर देखें। इट वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द होल पैटर्न ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। ये दो तरीके हैं जिस तरीके से आपका रीअरेंजमेंट पूछा जाता है। समटाइम्स आपको एक सेंटेंस में 4 पार्ट का डिवीजन दे दिया जाता है, आगे पीछे करके सेंटेंस दे दिए जाते हैं। सेकंड आपको PQRS फॉर्म में या फिर ABCD और E करके भी ऑप्शन आता है, उसका मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है आज के सेशन में, राइट। फिर से बोल रही हूँ, पार्ट 1 जरूर देखिएगा आप लोग, यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि मैम ने बहुत अच्छे से एक चीज को एक्सप्लेन किया। नाउ 5 चीजें जिन पे आपको काम करना है, आपको सेंटेंसेस को पढ़ना है, उसका मेन थीम गेट करना है, फिर आपने एलिमिनेशन करना है अपने पहले और लास्ट सेंटेंस का, जो कि कोई कनेक्टिंग वर्ड नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं जिनको नहीं पता होगा इस चीज का मतलब, उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। बी श्योर अबाउट दिस कि आप लोगों ने क्या करना है, सेंटेंसेस को पढ़ना है, आपने ये चेक करना है कि कौन सा सेंटेंस पहला और कौन सा सेंटेंस लास्ट नहीं हो सकता। आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए कि पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस कभी भी कनेक्टिंग वर्ड नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप पेयरिंग करेंगे यानी कि एम आर वॉज वर्ड के साथ वर्ब की ING फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस में जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसके साथ बीन लगा होता है तो भी वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है। टू के साथ वर्ब फर्स्ट, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब फर्स्ट, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी लगा हुआ होता है तो एक्टिव में वर्ब ING, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैम हम कहाँ से सीखेंगे ये सारी चीजें, हमें कैसे पता चलेगा इसको हमें लर्न करना है? तो बेटा मैंने एक चीज सजेस्ट करी हुई है आप लोग को, इंग्लिश शॉर्ट्स सर्च करना, इंग्लिश शॉर्ट्स बाय रुबाका मैम। उसमें मैम ने छोटे छोटे से बाइट्स बनाए हुए हैं जिसमें ग्रामर के रूल समझाए हुए हैं। पूरे दिन बैठ करके सिर्फ 1 घंटा दोगे ना, आपका 13 के 13 शॉर्ट्स आपके खत्म हो जाएंगे। अगर वो 13 शॉर्ट्स आप लोगों ने देख लिए ना तो आपके बेसिक ग्रामर जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। एक आई वुड से कि कोई भी बच्चा किसी भी कॉम्पिटिशन की प्रेपरेशन कर रहा है उसको वो 13 सेशन जरूर देखने चाहिए, वो बहुत मदद करेंगे आप लोग को आगे चीजें लर्न करने में। एक बार जब अपना पेयरिंग वेयरिंग करके अब सेशन को बना लेना या पूरे पैराग्राफ को बना लेना, तो आपने लास्ट में एक बार उसको पढ़ करके जरूर देखना है कि मीनिंगफुली कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। अगर गड़बड़ लग रहा है तो फिर सही करना है आपको। अगर गड़बड़ नहीं लग रहा है, मीनिंगफुली पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो फिर आपका वो सेंटेंस सही है। सो ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको रीअरेंजमेंट में कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू पीपल विल नेवर बी एबल टू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आज मैं आप लोगों की क्लास में 15 क्वेश्चन लेकर के आई हूं। ये तो मैंने ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया, 15 क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूं। आप मुझे बताएं कि आप लोग क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं? और बहुत एनर्जी के साथ आप क्वेश्चंस को करिएगा, बहुत थॉटफुल होकर के क्वेश्चंस को करिएगा। आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आपके अंदर ऐसी वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मैम मेरा शरीर तो यही है लेकिन आत्मा परमात्मा से मिलन करिए। तो भाई कैसे कर पाओगे क्वेश्चन? रीअरेंजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वैसी चीजें होती हैं जिसमें आप लोग को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ना होता है। अगर आप ध्यान से चीजों को पढ़ेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो 2 चीजों का खेल होता है यहाँ पे, लॉजिक्स और ट्रिक्स। अगर ये दोनों काम आप कर पाते हैं आप आसानी से रीअरेंजमेंट को कर पाएंगे। तो ये रहा हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आप मुझे बता दें कि क्या आप तैयार हैं? जल्दी एवरीबॉडी। यस मैम, ओके मैम 3 बजे वाली क्लास के साथ 11 बजे वाली क्लास करना जरूरी है? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, चलो इधर देखो, ये क्वेश्चन है मेरा। इस क्वेश्चन को देखें, पढ़ें और मुझे बताएं इसमें से कौन सा आंसर आपका होगा करेक्ट। बहुत ध्यान से आंसर करिएगा। आई विल टेल यू हाउ यू पीपल विल एलिमिनेट इट। मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग को इसको हटाना कैसे आप लोग को यहाँ पर स्वयंवर रचाना है सेंटेंसेस के साथ। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। और सेशन को श्योर जरूर कर दीजिए। आप प्लीज कंजूसी मत दिखाइएगा, माइजर्लीनेस मत दिखाइएगा, पार्सिमोनियस बिल्कुल मत होइएगा, निगार्डनेस बिल्कुल मत दिखाइएगा, और आपको हैंड थ्रिफ्ट तो होना ही नहीं है, स्पेंड थ्रिफ्ट तो होना ही नहीं है। हिंदू कॉलेज मिल गया, वाओ दैट्स रियली वेरी नाइस, बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन पढ़ें. That was open to all castes in 1932. Gandhi at the time imprisoned in India. 1915 Gandhi founded an ashram in Ahmedabad. India embarked on a 10-day fast to protest the British. तो आप पहले यहाँ पे ये सोचें कि पहले क्या आया और बाद में क्या आया. 1900 पहले आया होगा, 1915 या फिर 1932 पहले आया होगा. तो जो भी पहले आया होगा, इन दोनों में से कौन सा ईयर पहले आया होगा आपको ये सोचना पड़ेगा. जो भी पहले आया उसकी पेयरिंग करने की कोशिश करेंगे आप. ए आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी आंसर कर रहे हैं. ओके, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास. शेयर की स्पेलिंग गलत लिखी है बेटा, SHARE होती है शेयर. बताओ बताओ आंसर बताओ, जल्दी से बताओ. ए आंसर कर रहे हैं, चलो पढ़ लेते हैं. मैंने कहा 1915 वाला मुझे पहले लेना है, ठीक है, 1932 में बाद में लूंगी. अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा, जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा बताया था कि जब आप सेंटेंस को शुरू करते हो तो आप सब्जेक्ट से शुरू करते हो, जिसकी दो कंडीशन होती है, या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, राइट. लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्योंकि जो आज का मॉडर्न पैटर्न है या जो न्यूएंस है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको कभी कभी प्रेपोजिशन भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिख जाता है. जैसे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया को आजादी मिली 1947 में. इसी सेंटेंस को हम लोग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इन 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. ये भी सही है, ये भी मीनिंगफुली करेक्ट है, राइट. सो आपको ये दोनों चीजें देखनी है कि जो भी आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हो आपका सेंटेंस मीनिंगफुली करेक्ट होना चाहिए. सो यहाँ पर आपका दैट एक कनेक्टिंग वर्ड था. आपने कहा ए से तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं. एम्बार्क्ड इज अ वर्ब, इससे भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो आपने कहा डी से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. तो डी हमारे पास कहीं पे था भी नहीं, हमारे पास सब जगह पे सी से स्टार्टिंग हो रही थी, हमने सी से स्टार्टिंग भी कर ली. 1915 में गांधी जी ने फाउंड किया एक आश्रम, और वो भी कहाँ पे, अहमदाबाद में. तो ये जो अहमदाबाद में आश्रम खोला गया था ये किसके लिए था, ये था दैट वाज ओपन टू ऑल कास्ट्स, जो हर एक कास्ट के लिए था. मतलब ना यहाँ पर कोई ऊपर वाले तबके पर था, ना यहाँ पर कोई नीचे वाले तबके पर था. दिस इज फॉर कॉमन, है ना, जैसे बहाई धर्म वाले होते हैं. तो हमने सी के साथ कनेक्शन कर दिया ए का, तो सी के साथ ए पेयर हो गया. अब आप देखिए सी की पेयरिंग यहाँ पर आ रही है ए के साथ, यहाँ नहीं आ रही, यहाँ नहीं आ रही. तो मेरे हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर ए होना चाहिए. अब इसको पढ़ करके तो देख लें बिल्कुल सही है कि नहीं है. तो हमने पढ़ लिया 1915 में गांधी जी ने स्थापना करी एक आश्रम की, जो कि हर एक कास्ट के लिए खोला गया. फिर 1932 में गांधी जी ने के साथ क्या हुआ, एट द टाइम इम्प्रिजन इन इंडिया, जब उनको इम्प्रिजन किया गया इंडिया में, उस दिन को किस नाम से जाना गया, एम्बार्क्ड ऑन अ 10 डे फास्ट टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश डिसीजन. अब ब्रिटिशर्स ने उनको बंद किया था जेल में, उनको सजा सुनाने वाले थे, राइट. तो आपको बता दी जाऊं कि उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो जितने भी लोग थे, पीजेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, एवरीबडी वाज आउट ऑफ द कोर्ट कि हम गांधी जी को जेल नहीं जाने देंगे, और अगर गांधी जी जेल जाएंगे तो हम भी जाएंगे, है ना. देखते हैं गांधी जी को कोई जेल कैसे लेकर के जाता है. तो गाना चल रहा था पीछे से, हम देखेंगे, राइट. सो ये वही वाला सीन है जब गांधी जी को जेल में बंद करने की बात चल रही थी और कोर्ट में डिसीजन होना था, और सारे गरीब किसान हर एक लोग बाहर आ गए थे कोर्ट के कि भाई धरना प्रदर्शन, गांधी जी जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाएंगे. ये पहला प्रोटेस्ट था जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया गया था. वो चंपारण वाला एक्ट अगर आपको याद हो, मोतीहारी याद हो आप लोगों को, तो ये वही है. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. कितने लोग का सही है अपने आप को +1 मार्क्स दो, और अगर गलत होगा तो प्लीज ब्रेक एन एग ऑन योर हेड. वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार, जोरदार, जबरदस्त, धमाकेदार, धुआंधार, बिल्कुल खराब. अगर सही है तो बिल्कुल सही है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए आंसर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है. सेकंड कह रहा है, एज सेंट टेरेसा ऑफ कैलकाटा, nun and missionary Mother Teresa devoted her life to caring for the sick and poor, known in the Catholic Church. अब देखो यहां पर अगर आप इस पूरे सेंटेंस की बात करो तो डिवोटेड इज वर्ब, सी से तो सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, है भी नहीं. नोन इज ऑल्सो वर्ब, डी से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपने ये तो कट कर दिया, ये तो कट कर दिया, है ना. सब्जेक्ट अगर आप देखो तो सब्जेक्ट सिर्फ आपको यहां पर मिल रहा है बी में, बी मिल रहा है ना. अब बी की कनेक्टिविटी बताऊं, नन एंड मिशनरी मदर टेरेसा. ओके, इन्होंने क्या किया होगा, डिवोटेड हर लाइफ टू केयरिंग फॉर द सिक एंड पुअर,
नोन इन द कैथोलिक चर्च। अच्छा, ये नोन वर्ड दिया गया है ना। अब नोन के साथ आप दो प्रेपोजिशन लगा सकते हो, नोन टू और नोन एज। तो ये वाला डी वाला जो कनेक्शन है ना, वो बेटू ए के साथ जाएगा। तो कहीं पे डी और ए का कनेक्शन दिख रहा है आपको? डी और ए का कनेक्शन यहां पे दिख रहा है। बताओ कितने लोगों ने ये सोचा कि ये आंसर हो सकता है? अब पढ़ लेते हैं इसको। डी और ए का कनेक्शन मिल रहा है, नोन के साथ हमें कनेक्टिविटी ले जानी है ए की। चलो पढ़ के देख लेते हैं। नन एंड मिशनरी मदर टेरेसा devoted her life to caring for the sick and poor, known in the Catholic Church as Saint Teresa of Calcutta. मैम श्रद्धानंद मिल गया है, जा रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा है, और अगर आप जा रहे हो तो उससे भी अच्छा है। सो टेंशन ना लेते हुए बिल्कुल आप शानदार धुआंधार तरीके से जाइए। आपको सिर्फ एक कनेक्टिविटी मिल जाती है बेटू, एक पेयरिंग मिल जाता है, तो आप बहुत आसानी से कनेक्शंस बना करके बहुत आराम से आंसर कर सकते हो। अब आप इस वाले को सिर्फ पढ़ लो। नोन के साथ हमने कनेक्टिविटी ढूंढ ली, एज की हमने कहा जो हमारी नन एंड मिशनरी मदर टेरेसा थी, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डिवोट कर दी गरीबों के लिए और बीमारों के लिए सॉरी। और इनको जो कैथोलिक चर्च था ना, उसमें क्या बुलाया जाता था? सेंट टेरेसा, सेंट टेरेसा के नाम से। सो बी हमारा आंसर हो गया। अब बताएं कितने लोगों का आंसर बी था? मीनिंगफुली भी करेक्ट लग रहा है ना। इन्होंने ये काम किया, इस वजह से उनको इसलिए जाना गया। कितने अच्छे से हम लोगों ने मीनिंगफुली इस आंसर को करेक्ट कर दिया। बताओ कितने लोगों का सही है? कितने लोगों ने बी आंसर किया था? मैं देख रही थी कुछ बच्चे मुझे डी भी आंसर कर रहे थे। भाई आपस में थैंक यू बोलते रहते हो तुम लोग। मैं दुखी हूं तुम लोगों से कि तुम लोग मुझे थैंक यू नहीं बोलते हो। हाउ कुड यू? गुंजन आ रहा है ना समझ में? नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। वाह वाह क्या बात है। फिर मैं किस लिए हूं? मैं जाऊं? और मेरे जूसेस कैसे हो आप लोग? मैम आप बोली तब भी बोल दिए। हाँ मैंने भी देखा था ये चीटर कॉक। चलो थर्ड पे आते हैं। अब मैं नहीं बोलूंगी, अब आप लोग खुद करो, फिर मैं आपको लॉजिक बताऊंगी। जैसे मैंने बताया ना, फर्स्ट कट करो, लास्ट कट करो, ऐसे करके कट करके बताओ सेंटेंस किससे शुरू होगा और किससे शुरू नहीं हो सकता। चलो आंसर फटाफट आंसर। हाय अमन कितने अच्छे हो तुम। मैं अगर स्वीट हूं तो आप लोग रसगुल्ला हो, वो भी तो मीठा ही होता है। ठीक है ठीक, ऐसे ही बोल रही थी मैं। चलो बताओ। बोरिया मैम, बोरिया, बोरी हो तो बोरी हो। अच्छा धुन है, थैंक यू। थिंग्स बी आंसर आ रहे हैं। चिटिंग तो नहीं कर रहे हो? सब गलत बता रहे हैं, तुम लोग गलत ना बता देना कहीं। सब बी, सब बी। छापो 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 छापो। चलो ठीक है मैं बताती हूँ। देखो फॉर इज अ प्रेपोजिशन है ना, तो प्रेपोजिशन की कनेक्टिविटी प्रेपोजिशन से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, बट वी विल टेक इट एट द लास्ट है ना। द वर्क, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, इससे तो सेंटेंस शुरू हो ही सकता है। नॉन वर्ब है, वर्ब कनेक्टिंग वर्ड होता है, इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे। हैव भी वर्ब है, कनेक्टिंग वर्ड है, इससे भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे। यानी कि हमें क्या समझ में आया, सी से तो सेंटेंस शुरू होगा ही नहीं। ए और बी में से किसी से सेंटेंस शुरू हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? बी वाले को। ठीक, अब सुनना, कह रहा है द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। अब बेटा इसका मतलब आप लोग काम से मत कनेक्ट करना, वर्क्स का मतलब यहाँ पे काम नहीं है। वर्क्स का मतलब है द उपन्यास, द राइटिंग्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो कि मेरे फेवरेट हैं। तो द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, अब वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो विलियम शेक्सपियर के किसके बारे में बात हो रही है? काम के बारे में। तो बी की कनेक्टिविटी किसके साथ जाएगी? डी के साथ। हैव बीन परफॉर्म्ड इन काउंटलेस हैमलेट्स विलेजेस, जो कि उन्होंने बहुत सारे हैमलेट्स और विलेजेस में किए हैं। नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर मोर देन 400 ईयर्स, पूरी दुनिया में वो जाने गए 400 साल से भी ज्यादा। ठीक है, तो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन इज बी। अगर आपने किया, वैसे तो सभी ने सही किया था, लेकिन छापा था, टापा था कि टीपा था, पता नहीं क्या किया था।
वो सुना होगा ना आप लोगों ने, राहुल इज अ चीटर चीटर चीटर, है ना। तो ये जो बोलते हो आप लोग चीटर चीटर, यू आर अ चीटर, तो क्या ये सही है? इज इट राइट? चीटर इज द राइट वर्ड और रॉन्ग वर्ड? जल्दी से बताओ। राहुल इज अ चीटर, बताओ चीटर इज द राइट वर्ड और रॉन्ग वर्ड? मैम चीटिंग करेंगे तो खुद को ही बर्बाद कर लेंगे। एकदम रुला देने वाला स्टेटमेंट बोल दिया आप लोगों ने। मैम आप स्वीट हो पर एक स्टूडेंट का, नहीं, दिल की बात कैसे समझ पाएंगे? दिल बात करता है क्या? दिल तो खाली खुराफात करता है। वैसे दिल खुराफात भी नहीं करता, दिल सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन करता है। सारी खुराफात आपके दिमाग की होती है, बेचारा दिल बदनाम रहता है। No, Rahul is a cheater, cheater, cheater. This is not a right word. Cheater is wrong. To say someone a cheater is wrong. चीटर गलत वर्ड है। अगर आपको बोलना है कि कोई आपका टापता है या चीटिंग करता है तो आप उसको बोलोगे यू आर अ चीट, नॉट अ चीटर। अगर आपके एग्जाम में ग्रामर में क्वेश्चन आएगा तो आपका जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो इस बात से कंप्लीटली डिनाई करती है। चीटर पहले एग्जिस्ट करता था बट चीटर अब एग्जिस्ट नहीं करता। सो चीटर इज नो वर्ड, ग्रामेटिकली चीटर इज अ रॉन्ग वर्ड, एंड इफ यू वांट टू से कि किसी ने आपका टापा है या चीटिंग करी है तो आप उसको बोलेंगे यू आर अ चीट, धोखेबाज, बाम्बूजल पर्सनालिटी हो तुम, ठीक। सो चीट होता है, चीटर नहीं होता, याद रखिएगा इसको। ग्रामेटिकल एरर ही एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, भी देखिए आंसर भी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। लेट्स सी मुझे सबसे पहले कौन करके बताता है। ये जो सबसे पहले करके बताएगा उसके लिए मैं क्लैप करने वाली हूँ डेफिनेटली। ये रहे आपके पास ऑप्शंस, आपने एलिमिनेशंस करने हैं और आपको पता है कि एलिमिनेशंस कैसे बेस्ट तरीके से करते हो, है ना। काश आप जैसी टीचर हमें हमारे स्कूल में भी मिलती। मैं भी ये सोचती थी कि काश तुम जैसे बच्चे मेरी पढ़ाई के टाइम पे मुझे मिले होते। सबसे ज्यादा तो शैतान बच्चे ही होते थे, इतना परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे कि मैं क्या ही बताऊं। मजाक भी बहुत बनाते थे। मैम माय होल लाइफ वाज अ लाई। तो अभी 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 आने वाली तो सच होगी ना। अच्छा साइड हो जाऊं भाई, इतनी बड़ी तो मैं हूं भी नहीं कि छुप जाऊं, छुपा दूं सब। Okay, so the first answer which I got is from Arun Pal, but how much it is right, I have to look for this. Some of the students are answering C also, some of the students are answering A also, some of the students are answering C, B और A. ये तीन confusions आ रहे हैं। चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखोगे तो यहाँ पे हमें 2 ईयर्स दे रखे हुए, 1974 और दूसरा दिया गया 1998। तो बट ऑब्वियसली चीज है, बच्चे सोचेंगे पहले 1974 आएगा फिर 1998 आएगा। सच भी है, ये गलत नहीं है, ठीक। चलो लेकिन क्या है, कनेक्टिविटी पढ़ते हैं। कह रहा है इन 1998 आफ्टर द ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट। तो 1998 में, और ये बात कभी बता रहा है जब ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट हो चुका, तो यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट किसी और टाइम पे हुआ होगा और उसके बाद कोई और सीन हुआ होगा। सो ये आफ्टर बोल रहा है, तो आफ्टर व्हाट, कुछ तो हुआ होगा ना पहले, तो कनेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। फिलहाल हम लोग कनेक्ट करते हैं। कह रहा है आफ्टर, कह रहा है द पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन इंडिया। कब कंडक्ट किया गया? इन 1998। देखो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर एक सब्जेक्ट ढूंढना था, और वो सब्जेक्ट हम लोग को कहां से मिल रहा था? वो सब्जेक्ट हम लोग को या तो बी में मिल रहा था या तो डी में मिल रहा था, ठीक। और हमारे पास यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वाला तो हो भी नहीं सकता, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। बी से ही कनेक्ट करते हैं, बी से ही शुरू होगा। अब इसी को ही कनेक्ट कर लेते हैं। पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन इंडिया, भाई कब कंडक्ट किया गया? इन 1998, 1998 में। और कब के बाद किया गया? आफ्टर द ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट, जो ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। और ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? 1974 में। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन अ पिवटल पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्निकल रोल। सो आपको क्योंकि यहाँ पर आफ्टरवर्ड दे दिया गया है, इस वजह से आपने क्या किया, जो पहले वाला इवेंट था उसको बाद में रखा और जो बाद वाला इवेंट था उसको पहले रख दिया। सो आपको वर्ड्स को भी पकड़ना पड़ेगा कि वर्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं। सो क्या आप कनेक्ट कर पाए? यस,
यस, तो बी से शुरुआत हुई, सी से कनेक्शन बना, इन दोनों को हमने एलिमिनेट कर लिया और इसको पढ़ लिया, बी सी ए और डी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे ले। मुझे बताएं कितने लोगों का करेक्ट है ये। कितने लोगों ने इसका आंसर बी किया, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने आपको +1 मार्क्स दें। ग्रेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5 को देखते हैं, पढ़िए इसको और आंसर करके बताइए जल्दी से क्या होगा। At a later stage during the 1990s when Modi served, he completed, he यानी कि आपको सब्जेक्ट चाहिए होगा तो प्रोनाउन को आप तब लाओगे जब आपका नाउन नहीं होगा, और नाउन हमें मिल रहा है यहाँ पे। कहाँ मिल रहा है? मोदी जी, इनके बारे में बात चल रही है। On public relations and image management as the official spokesperson of BJP in New Delhi. Okay. कैसे कनेक्शन बनाओगे बताओ? ही को आप तब तक नहीं ले सकते जब तक आपके पास फर्स्ट सब्जेक्ट ना हो, और सब्जेक्ट आपको ए में दिया गया है, तो यू कैन से दैट जिसमें हमको सब्जेक्ट दिया गया है उसको हम कनेक्ट करते हैं पहले। एज से तो सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, ऑन से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, सो वी कैन एलिमिनेट जो डी से स्टार्ट हो रहा है, राइट, और जो किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से। सो वी कैन टेक इट फ्रॉम ए, ए हमारा आएगा। लेटर स्टेज, अब बी से देखो सेंटेंस शुरू भी नहीं हो रहा है तो हम मोदी जी वाला ही लेंगे जिसमें सब्जेक्ट दिया गया। बाद वाली स्टेज पर, यानी कि वो जब सब कुछ बन चुके हैं, उन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है, तो बाद वाली स्टेज की उनकी बात हो रही है कि ड्यूरिंग द 1990s 1990 में व्हेन मोदी जी सर्व्ड, तो मोदी जी ने सर्व किया। अब किस तरह से सर्व किया होगा? एज द ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ द बीजेपी इन न्यू दिल्ली। तो सर्व्ड के साथ आप क्या लगा सकते हो? सर्व के साथ आप लगा सकते हो या तो एज या तो ऑन। तो आपके पास दो कनेक्टिविटी है। सर्व के साथ अगर आप एज लगाते हो तो आपको ए के साथ डी का कनेक्शन लेना पड़ेगा, और अगर आप सर्व के साथ ऑन लगाते हो तो उसके साथ सी का कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो मोदी जी ने पब्लिक रिलेशन पे सर्व नहीं किया, बल्कि मोदी जी ने किस तरह से सर्व किया था? एज ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। ठीक है, और कहाँ पे? बीजेपी में। तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बने कि नहीं बने? वो भी कहाँ? न्यू दिल्ली में। अच्छा, तो ये तो हो गया, एक कनेक्शन तो बन गया कि मेरा ए का कनेक्शन किसके साथ जाएगा? डी के साथ। तो ए का कनेक्शन डी के साथ यहाँ पे जा रहा है। अब बचा ही क्या? ये बी के साथ से बचा हुआ है, पढ़ लो उसको। ही कंप्लीटेड अ 3-month लॉन्ग कोर्स इन द यूएस। उन्होंने 3 महीने का लॉन्ग कोर्स भी कंप्लीट किया यूएस में। किस चीज के ऊपर? पब्लिक रिलेशंस एंड इमेज मैनेजमेंट। सो ये बी के साथ कनेक्टिविटी किसकी बन गई? सी की। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? अगर सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे लें। कितने लोगों का सही है बताना। मैं ना कहता था पढ़ो डी ही ठीक होगा, तो आई थिंक अभी आप लोगों का डी ठीक हो गया है। और कितने लोगों का सही हुआ है अपने आपको +1 मार्क्स दे लो फटाफट, अगर आपका ये सही है तो जल्दी से। इफ इट इज राइट देन प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स। And let me show you the answer of this question also. The correct answer of this question is D. किसी को कोई डाउट है? मुझे बता दो। वेरी नाइस, बहुत है बढ़िया, शानदार। और आप सभी देखो, मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पे 80 to 85 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग बट ओनली 50 स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर, एंड आई डोंट नो व्हाई इज इट सो। आई वांट एवरीबॉडी टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर दे, बिकॉज बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस के आंसर्स करते रहो, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखो ये लो, करो, एलिमिनेट करो और आंसर करो। और ये शायद गलत आंसर भी हो सकता है, सो सिर्फ इसको ही आंसर मत करना। चलो, सर्व के साथ ऑन भी लग सकता था, लेकिन उन्होंने सर्व पब्लिक रिलेशंस पे तो नहीं किया ना, ये तो सब्जेक्ट्स हैं जिस पे उन्होंने पढ़ाई करी है ना। बीजेपी में आकर के उन्होंने एज स्पोक्स पर्सन सर्व किया था ना, तो इस वजह से सर्व के साथ हम एज ले रहे हैं, ऑन नहीं ले रहे हैं। ठीक है,
जल्दी आंसर करिए सभी लोग। मैम मुझे दिक्कत हो रही है रीअरेंजमेंट में, मुझे बताओ कहाँ पर दिक्कत आ रही है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। इफ यू पीपल आर फीलिंग लाइक दैट कि आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। मैम द हिंदू है भी स्पोकन इंग्लिश के लिए आई एम जस्ट विलिंग डियर। करते हैं कुछ इस पे कुछ करते हैं। आंसर करिए इसका, फिलहाल बी आंसर करें। मैम क्रीम का नेम है बंदर छाप साबुन। ए ही होगा। आओ चलो देख लेते हैं। कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ। भाई ये जो लिखा है ना वो गलत भी हो सकता है, तो उसके ऊपर मत जाइए आप लोग। फ्रॉम से तो सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे कोई ए ऑप्शन है भी नहीं। कह रहा है ये क्या हो गया, पब्लिक गैलरी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। किससे स्टार्ट करें? या तो हमारे पास सी ऑप्शन है या तो हमारे पास डी ऑप्शन है ना। तो हमारे पास जो ज्यादा वाला है उसको हम लेकर के चलते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह अकम्पनीड बाय, भगत सिंह को किसने अकम्पनी किया? बातुकेश्वर दत्त उनके साथ साथ गए। सो वी कैन से दैट कि बातुकेश्वर दत्त ने क्या किया था? अकम्पनी किया था भगत सिंह को। ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ मतलब इसके बाद क्या हुआ? जब इन्होंने इसको अकम्पनी किया उसके बाद क्या हुआ? कुछ एक्टिविटी तो हुई होगी ना। इन्होंने मिलकर के क्या किया? दे थ्रू 2 बॉम्ब्स इनटू द असेंबली चैम्बर। ठीक, उन्होंने 2 बॉम्ब फेंके। कहां से? इनटू द असेंबली चैम्बर फ्रॉम इट्स पब्लिक गैलरी, उसकी पब्लिक गैलरी से। सो वी कैन से दैट सी का कनेक्शन हम किसके साथ लेकर के जाएंगे? बी से, ठीक है। फिर हम लेंगे ए और फिर हम लेंगे डी। आप समझ रहे हो ना, यहां पर लिखा हुआ है इट्स, जो कि एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद आपको चाहिए नाउन, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ डी में मिल रहा है। सो यू कैन से दैट ए की पेयरिंग आपकी किसके साथ हो रही है? डी के साथ, जो कि आपको यहां नहीं मिल रही, यहां नहीं मिल रही, यहां नहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर मिल रही है। एडजेक्टिव के साथ अगर आपको नाउन लेना है तो वो सिर्फ पब्लिक गैलरी में आपको मिल रहा है, तो आप सिर्फ कनेक्टिविटी देखो तो आपको ए में दिखाई दे रही है, राइट। तो ऑन 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह को किसने कंपनी किया? बातुकेश्वर दत्त ने, और इन्होंने मिलकर के 2 बॉम्ब गिराए। कहां पे? इनटू द असेंबली चैम्बर, असेंबली चैम्बर में। कहां से? उसकी पब्लिक गैलरी से। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ए ही इसका आंसर था। मैं तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रही थी कि ये गलत भी हो सकता है, ताकि आप लोग चीटर ना बनो, है ना। कोई आपको आकर के ये ना बोल पाए कि यू पीपल आर अ चीट। समझ में आ गया सभी लोगों? मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। +1 मार्क्स ले लिए अपने आप को अगर ये करेक्ट हो तो। किसी को कोई डाउट यहां तक? हाँ बेटा, डेल्टा बैच में आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर आप लाइव नहीं देख पाओगे तो आप रिकॉर्डेड देखोगे, ठीक है ना। समझ गए यार? ये तो बड़ा दिक्कत हो गई है भाई। क्यों मैं परछावा। अब तुम लोग सारे आंसर बता दोगे ना, लेकिन प्लीज लॉजिकल रहना। आप अपने थोड़ा सा ट्रू रहो, जो भी आप कर रहे हो उसके टुवर्ड्स थोड़े से ट्रू रहो, नहीं तो आप लोग सब वही बता दोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड आई डोंट वांट। चलो बताओ, ये रहा आपका सवाल और ये रहे आपके ऑप्शंस, आप आंसर करिए। एंडेड इन असैसिनेशन, अब एंडेड लिखा हुआ है, सो दिस इज वर्ब, इससे सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, कनेक्टिंग वर्ड है, ठीक है। इंदिरा गांधी, ये सब्जेक्ट है, इससे सेंटेंस शुरू हो सकता है। व्हेन हर लाइफ, तो ये किसकी लाइफ के बारे में बात हो रही है? इंदिरा गांधी की, तो सी से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो ए से शुरू नहीं होगा, सी से शुरू नहीं होगा। सर्विंग फ्रॉम, सर्विंग भी एक वर्ब है, कनेक्टिंग वर्ड है, ठीक। तो इससे भी हम लोग सेंटेंस शुरू नहीं करते, इससे भी सेंटेंस हम शुरू नहीं करते। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं, दैट इज सी एंड डी। बताओ सी एंड डी में से कौन सा ऑप्शन होगा? बी से ही शुरू कर रहे हो ना। इंदिरा गांधी वॉज इंडिया 3rd प्राइम मिनिस्टर,
इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लिख करके बताएं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो आंसर्स आ रहे हैं सभी लोग के। कह रहा है इंदिरा गांधी वाज इंडियाज थर्ड प्राइम मिनिस्टर। भाई थी थर्ड प्राइम मिनिस्टर, और ये सर्विंग की बात हो रही है कि 1966 से 1984 तक उन्होंने सर्व किया। कहां पर सर्व किया? भारत में एज अ प्रधानमंत्री। तो ये तो इसका कनेक्टिंग वर्ड ही है ना, तो बी का पेयरिंग डी के साथ लोगे ही, बड़ा ऑब्वियस चीज है। फिर क्या हुआ? ऑल ऑफ द सडन उनकी जिंदगी एसेसिनेशन में खत्म हो गई। अब बहुत सारे बच्चे ये देखेंगे कि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, सो दे विल नॉट गिव दिस एज योर आंसर, राइट। सो बी का कनेक्शन किसके साथ गया? डी के साथ, और सी का पेयर किसके साथ चला गया? ए के साथ। कि जब उनकी जिंदगी एंड हो गई एसेसिनेशन में, मतलब उनको किसी ने मरवा दिया था। आपको पता है कि नहीं पता है? एसेसिनेशन हुआ था उनका, उनके लिए मतलब स्पेशली ऑफिशियल किलर्स हायर करवाए गए थे और फिर उनका मर्डर करवाया गया था। तो जब आप किसी को एसेसिनेट करते हो तो ऑफिशियल किलिंग करवाते हो, दैट इज नोन एज एसेसिनेशन। सो बी श्योर अबाउट दिस। पहले इंदिरा गांधी को बताओगे आप कि वो प्रधानमंत्री थी तीसरी, और फिर उन्होंने सर्व किया 1966 से 1984 तक, जो इसी का ही कनेक्शन है। और फिर उनके साथ क्या हुआ कि उनकी लाइफ एंड हो गई इन एसेसिनेशन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दे, और अगर आपने चीटिंग करी है, अगर आप एक चीट हैं, तो प्लीज आप ये हरकत ना करें। वर्ल्ड पावर मेड इजी की मैं प्लेलिस्ट अपडेट करवा दूंगी बेटा, टेंशन मत लो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत अच्छी बात है। मैम PYQ कहाँ से मिलेगा प्लीज बता दो बेटा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आगे बढ़े हम लोग। उसका बॉडीगार्ड, उसका भाई, हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री थी, जरा इज्जत से नाम लीजिए। उनके बॉडीगार्ड ने ही उनको कत्ल कर दिया था, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब इसको करिए फटाफट। अरे यार इसको मत देखो तुम लोग प्लीज, थोड़ी देर के लिए लॉजिकल जाना है ना। आंसर्स मैंने लिखे हुए, मैं क्या कर सकती हूँ, आई एम सो सॉरी, बट आप लोग थोड़ा लॉजिकल जाने की कोशिश करना अपने हिसाब से। इन ऑर्डर टू फाइट द मीनेस ऑफ शुड बी स्ट्रिक्टली पोल्यूशन एंड एंटी पोल्यूशन लॉ इम्प्लीमेंटेड। अब आप ना एलिमिनेशन बताओ कौन कौन सा कर सकते हो, अपने आप करने की कोशिश करो उसको। प्लीज यूज योर ब्रेन। यू पीपल हैव आंसर्स ऑन योर स्क्रीन, बट प्लीज उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, ऐसे करके कोल्ड शोल्डर उसको दिखा दीजिए कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, मुझे आंसर खुद पता है। ऐसे वाला थोड़ा सा रिएक्शन आप लोगों को देना जरूरी है, मेरे साथ करना। इन ऑर्डर, इन प्रेपोजिशन है, शायद सेंटेंस स्टार्ट हो जाए। अगर मेरे पास सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम देखेंगे। शुड हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता बेटा, इसको एलिमिनेट कर दो। पोल्यूशन और एंटी पोल्यूशन लॉ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। इंप्लीमेंटेड से नहीं होगा, वर्ब है, कनेक्टिंग वर्ड है। तो यानी कि डी से सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं होगा और बी से सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं होगा। वो भाई हमारे पास है भी नहीं, अगर आप देखें तो हमारे पास है भी नहीं, ठीक है भी नहीं हमारे पास। अब देखो बी से सेंटेंस एंड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली, जो कि एक एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद या तो वर्ब आता है या फिर आपका एडजेक्टिव आता है। तो आप यहाँ पर देखो, क्या इसको, ये बी की कनेक्टिविटी के लिए कहीं पर आपको वर्ब या फिर एडजेक्टिव मिल रहा है? ये प्रेपोजिशन है, नहीं मिल रहा है। ये नाउन है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। पोल्यूशन और एंटी पोल्यूशन लॉ मतलब पूरा एक टर्म है आपका ये, तो उसमें नहीं मिल रहा। तो क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड से कनेक्ट करोगे, सो यू कैन कनेक्ट बी विद डी। सो आप देख लो बी डी के साथ कहां पे आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ठीक है। अब क्या इंप्लीमेंट होना चाहिए और किसके लिए इंप्लीमेंट होना चाहिए? तो आप बोलोगे अगर हमें फाइट करना है द मीनेस ऑफ, मीनेस का मतलब क्या होता है? डेंजर, खतरा। देखो एक नई विकैबुलरी आप लोगों ने सीखी, वो भारती का एक वो आता है ना शो, खतरा है, खतरा है, खतरा खतरा, है ना। तो आप किसको बोल सकते हो? मिनेस है, मिनेस है, मिनेस है। सो मिनेस इज द डेंजर ऑफ, और डेंजर किसका? पोल्यूशन एंड एंटी पोल्यूशन लॉ। इन ऑर्डर टू फाइट द मिनेस ऑफ पोल्यूशन एंड एंटी पोल्यूशन लॉ, अगर हमें फाइट करना है पोल्यूशन के खतरे से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें एंटी पोल्यूशन लॉ को इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो भी स्ट्रिक्टली। सो वी कैन से दैट हमारा कनेक्शन जाएगा ए, फिर सी, फिर बी और फिर डी, विच इज बी ओनली। सो प्लीज गो लॉजिकल, ठीक
ठीक है, आपके सामने भले ही आंसर लिखा हो, बट प्लीज आप आंसर को देख करके आंसर मत करिए, आप अपने मन की फीलिंग बताइएगा कि आपको क्या सही लग रहा है. सो ऑफ कोर्स बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगर आपका सही हो और आप लोगों ने लॉजिकली इसका आंसर किया हो तभी आप अपने आपको फुल मार्क्स देना, अदरवाइज नहीं. मिनेस है भैया, मिनेस है. मनीषा ना बोलने लगना. मैम CUET समर्थ वालों का टाइम टेबल YT का बता दो. समर्थ YT पर है ही नहीं बेटा. आपका जो बैच है मंजिल बैच चल रहा है YT पर, ठीक है. डेटिंग में बहुत ज्यादा मैंने, हाँ भैया देखो किसी टेररिस्ट वेरिस्ट को डेट ना कर रहे हो आप, है ना, पता चला आपका ब्रेन वॉश करके ही रख दे. चल आगे बढ़ते हैं. हम तो भाई अलग ही गाना गाते हैं. हम कहते हैं कंजूस है कंजूस है कंजूस है ना. फिर हम बोलते हैं माइजर है माइजर है माइजर. फिर हम बोलते हैं निगार्ड है निगार्ड है निगार्ड. फिर हम बोलते हैं स्पेंथ्रिफ है स्पेंथ्रिफ है स्पेंथ्रिफ है स्पेंथ्रिफ. फिर हम बोलते हैं पार्सिमोनियस है पार्सिमोनियस है पार्सिमोनियस. लेकिन ये कौन है? मेरे स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स. तो ये सारे जितने भी नाम हैं ये सारे मेरे स्टूडेंट्स के हैं. और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है. जो नए हैं वो मेरे स्टूडेंट्स क्या नहीं है, मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं आपको बता दूंगी इनका मतलब क्या होता है. चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, है ना. कह रहा है अब ये आप लोग खुद करना, मैं नहीं करवा रही. आप ना प्लीज एलिमिनेट करना. देखो यहाँ पे आंसर नहीं दिख रहा है. वाह क्या बात है. फाउंड इज अ वर्ब. मैं आपको लिख करके बता देती हूँ कि कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, फिर आप एलिमिनेट करते रहना. कह रहा है पैरेटल लोब. लोब इज अ नाउन. दिस कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, नाउन और एडजेक्टिव. इन इज अ प्रेपोजिशन, ठीक है. और वॉज आपकी वर्ब है. तो वर्ब कनेक्टिंग वर्ड होते हैं, उन्हें तो पहले ही एलिमिनेट कर दोगे आप. तो भाई एलिमिनेट कर दो उसको. ए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, डी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा. अच्छा है भी नहीं. या तो बी ऑप्शन दिया गया आपको या तो सी ऑप्शन दिया गया. अब आप बताओ किससे स्टार्ट करोगे, जल्दी से करके बताओ. यार आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप भारती जैसी होती, मैं भारती जैसी क्यूट कभी नहीं हो सकती. सी आंसर करिए गुंजन. हाँ सुबह चलता है बेटा 11 बजे से. क्या रोजाना वाला सेशन चल रहा है जिसमें मैं वर्ल्ड पार मेडीज ही पढ़ा रही हूँ. तो रोज सुबह 11 बजे उसकी क्लास होती है. यू पीपल कैन कम एंड वॉच दैट शो, ठीक है. सी से चीट इज द आंसर. CUET स्पोर्ट राउंड नहीं बेटा, स्पॉट राउंड में सेट अलाउड हो गया है मैम. थैंक यू. पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फी पेमेंट कब करें? बेटा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 26 नवंबर शाम 5 बजे से पहले की है. आप उसको करवा लेना. अपनी क्वेरी सेक्शन में देख लेना कि क्या आपसे कोई क्वेरी तो नहीं पूछ रहा है कॉलेज. 27 नवंबर में शाम 5 बजे से पहले आपको फीस पेमेंट करनी है, तो वो आपके पोर्टल पे शो कर देगा. अच्छा आंसर्स आने लगे. तो मैं किससे शुरू करूं सेंटेंस को? हिज इंफीरियर. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिज एडजेक्टिव इंफीरियर एडजेक्टिव. अब यहाँ पे नाउन चाहिए. तो पहली चीज तो देखो बेटा ये ए से सेंटेंस एंड नहीं होगा. हिज इंफीरियर क्या, आपको नाउन चाहिए. अब नाउन देखो कहाँ मिल रहा है. नाउन आपको पैरेटल लोब में मिल जा रहा है. 1999 में नहीं मिल रहा है. हिज इंफीरियर 1999 तो कभी नहीं होगा. हिज इंफीरियर वॉज भी नहीं होगा. सो यू कैन से दैट कि मैम ए का कनेक्शन बी के साथ हो रहा है क्योंकि ये एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव है. यहाँ पे एक नाउन की जरूरत है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है. फाउंड दैट हिज पैरेटल लोब. ठीक. तो आप बताओ एक के साथ बी कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है? नहीं आ रहा. अब इसको पढ़ के देख लो. ये वाला कह रहा है 1999 में कनेडियन साइंटिस्ट हु वर स्टडीइंग आइंस्टीन ब्रेन, जो कि पढ़ रहे थे आइंस्टीन के ब्रेन को, उन्होंने क्या फाउंड किया? he found that his inferior parietal lobe 3D visualization and mathematical thought comma was 15% wider than in people with normal intelligence. आपको पता है कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे, बेसिकली सब लोग आइंस्टाइन बोलते हैं, आई से आइंस्टीन, आपकी मर्जी आप कुछ भी बोल सकते हो. तो जो आइंस्टीन थे उनके ब्रेन पे अभी भी रिसर्च चल रही है क्योंकि बोला जाता है उनका IQ बहुत तेज था. ही वाज रियली वेरी स्ट्रांग विद IQ, राइट. तो अब आप कनेक्टिविटी देखो, मैंने यूं ही एलिमिनेट कर दिया. ए से सेंटेंस एंड नहीं हो सकता था और एक के बाद कनेक्टिविटी हमें नाउन की चाहिए थी जो हमको डी में मिल रही थी, तो ये वाला हो गया. और मीनिंगफुली ये करेक्ट भी बैठ रहा है, हमने उसको पढ़ करके भी देख लिया. ठीक है. तो आई कैन से दैट माई करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. कितने लोगों का सही था मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ. अगर सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स देना, नहीं सही है तो प्लीज एक अंडा उठाओ और अपने सर पे जरूर से जरूर मार लो. आप कितने प्यारे लगोगे अंडा अपने सर पे मारते हुए. आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ यू.
ठीक है, जल्दी से बताओ। स्मर्क इज अ टाइप ऑफ स्माइल, ठीक है, जिसमें आप एक तरह से चलाकों वाले ऐसे वाली हंसी हंसते हो ना, वो स्मर्क कहलाता है। ठीक है बेटा, चलो। जैसे वो कभी खुशी कभी गम देखी होगी आप लोगों ने, काजोल थी ना, तो वो आती है उसके घर पर, एक फॉरेनर अपनी बेटी को छोड़ने के लिए, कहती है ऐसा करके बोलती है आ गई। तो जब आपके पड़ोसी आपके घर पे ज़बरदस्ती टपक पड़ते हैं, आपके रिश्तेदार आपके घर पे ज़बरदस्ती टपक पड़ते हैं और आपकी मम्मी को खाना वाना बनाने का मन नहीं करता, आप इरिटेट हो रहे होते हो देख देख करके उनकी शक्लें, तो आप करके ऐसे कर देते हो कि आपको खुशी नहीं हुई उनके आने से। ठीक है, चलो, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन गाइस। सो स्मर्क इज अ काइंड ऑफ स्माइल, रिमेंबर दिस। अच्छा लगता है आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हो तो इट्स नाइस। नेक्स्ट पे आते हैं 10th पे। न्यूटन वॉज, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, चलो बताओ। देखो, हु और एंड से तो सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होगा, तो सी वाला तो एंड ही कर दो, क्योंकि हु भी कनेक्टिंग वर्ड है और एंड भी कनेक्टिंग वर्ड है। ठीक, समझ में आ गया? तो बताओ जल्दी से फटाफट क्या होगा आंसर आपका। यस मैम, पल्पेबल। मैम बेस्ट कोड फॉर पीसीएम। बेटा ये आज हम लोग सेशन लेने वाले हैं इवनिंग में, आपको अगर लाइव काउंसलिंग में कनेक्ट होना है तो आप बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, और ये कंफ्यूज भी करेगा आपको। आपको लगेगा किससे भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है आपका, ए से भी स्टार्ट हो सकता है, कुछ लोग ए से स्टार्ट करेंगे है ना, कुछ लोग बी से स्टार्ट करेंगे। तो अब ए से जो स्टार्ट कर रहे हो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। न्यूटन वॉज द ओनली सन ऑफ अ लोकल यॉमैन, ठीक है, एंड ऑफ हाना आइस्कफ। तो एक लोकल यॉमैन का मतलब होता है कॉमन आदमी, इसको लेमैन भी बोल सकते हो आप। और बेसिकली यॉमैन जनरली फार्मर्स के लिए यूज किया जाता है, पीजेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देखो अगर आप ए लेते तो ए के साथ आपको डी की कनेक्टिविटी ढूंढनी पड़ती, जो कि हमारे पास है नहीं, यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर दो। अब बचा बी, बी से हम सेंटेंस शुरू करते हैं। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, भाई तुम लोग ना बहुत शैतान हो। चलो, बोर्न इन द हैमलेट ऑफ वुल्स्ट्रोप, ठीक है, कोई पैदा हुआ कहाँ पे, वुल्स्ट्रोप की हैमलेट में। हैमलेट एक छोटी सी, मतलब जो गांव होते हैं ना, गांव से भी जो छोटे छोटे से गांव होते हैं उनको बोलते हो आप हैमलेट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कनेक्ट किया, अच्छा ओके, born in the hamlet of Woolsthorpe, comma, Newton was the only son of a local yeoman who had died 3 months before, and of Hannah Icecuff। तो यहां पर बेसिकली आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो उसको ध्यान से सुनना, बहुत आसानी से समझ में आप लोगों को आ जाएगा। एक तो आप लोग को सेंटेंस मिल गया कि आपकी बी से शुरुआत होगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप ये वाला देखो, न्यूटन वाज द ओनली सन ऑफ द लोकल यॉमैन, इसकी कनेक्टिविटी इससे जा रही है जो कि मर गए थे न्यूटन के पैदा होने से पहले ही। सो आपने ए की कनेक्टिविटी किसके साथ ले ली, सी के साथ। तो आप देख लो कहां पर ए के पेयरिंग आपको सी के साथ मिल रही है और बी से सेंटेंस शुरू हो रहा है। सो आपके बी से 2 सेंटेंस शुरू हो रहे हैं और ए की पेयरिंग सी के साथ आपको यहाँ पे मिल रही है। अब इसी को ही आप पढ़ लो। Born in the hamlet of Woolsthorpe, Newton was the only son of a local yeoman who had died 3 months before। और किसके बच्चे थे वो, एंड ऑफ हैना आइस्कफ। तो अगर ये वाला सेंटेंस नहीं होता तो उसके बाद यही आता, लेकिन क्योंकि ये वाला सेंटेंस है तो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इससे, ठीक है। और वो हमें कहाँ मिल रहा है, इन द B1। सो अगर आपने ये अपने हिसाब से सही किया है बिना देखे हुए, तो आपने आपको +1 मार्क्स दे लिएगा। और कितने लोगों ने चीटिंग किया जल्दी से बताओ, किसके किसके दिमाग में कुछ और आ रहा था ऑप्शन, कितने लोग का जेन्युइनली बताना, बिना आंसर को देखे हुए कितने लोगों को ये लग रहा था कि ये मेरा सही था, जल्दी से बताओ, बिना चीटिंग किए किसने आंसर सही किया था। जरा मैं देख लूं अगले का क्वेश्चन का आंसर लिखा तो नहीं है। पता नहीं, चलो नहीं है। 11th पे आते हैं, चीटिंग मत करना प्लीज। हाँ, 11th बताओ जल्दी से, फिर मैं आप लोग को एक होमवर्क भी दे दूंगी। ऑप्शन है ABCD। द ताजमहल इज वन ऑफ द। अब वन ऑफ द आपका आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद आपको कुछ तो चाहिए ही होगा, है ना। तो यहाँ से सेंटेंस एंड तो नहीं हो सकता, तो ए से सेंटेंस एंड नहीं होगा।
हटा दो उसको। एन इमेंस मौजोलियम ऑफ वाइट मार्बल बिल्ट इन आगरा बिटवीन, किसके किसके बीच में बनवाया गया था या किस किस टाइम के बीच में बनवाया गया था? सो वी हैव गिवन 2 टाइम्स हियर, 1631 एंड 1648, बाय ऑर्डर ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज फेवरेट वाइफ। अब आप मुझे बताएंगे कि शाहजहां की बीवी का नाम क्या था और उन्होंने उनकी याद में क्या बनवाया था? एक वाइट कलर का ताजमहल, है ना। आप अपनी डैश डैश की याद में क्या बनवाएंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो वी कैन कनेक्ट इट जस्ट लाइक दिस कि बी के साथ तो भाई डी ही आएगा, तो ना हमें बी के साथ डी यहां मिल रहा है, ना यहां मिल रहा है, ना यहां मिल रहा है, सिर्फ यहां मिल रहा है, तो आप कनेक्ट कर लो। एन इमेंस मौजोलियम ऑफ वाइट मार्बल, एक बड़ी सी निशानी व्हाइट मार्बल से बनी हुई, जो कि कहाँ है? आगरा में है। और उसे कब बनवाया गया था? 1631 से 1648 के बीच में। किसने ऑर्डर दिया था? मुगल एम्परर शाहजहां ने। किसकी याद में बनवाया था? अपनी प्यारी सी क्यूट सी वाइफ जो कि मुमताज है, उनकी याद में बनवाया था। ठीक, ओके। सो बी के साथ तो डी पेयर अप हो गया। अब ए के साथ आप देख लो सी कनेक्टिविटी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। द ताजमहल इज वन ऑफ द यूनिवर्सली एडमायर्ड मास्टरपीस ऑफ द वर्ल्ड्स हेरिटेज। सो वी कैन से दैट कि ए के साथ सी की भी कनेक्टिविटी बन रही है, क्योंकि आर्टिकल के बाद आपको क्या चाहिए? आपको आर्टिकल के बाद चाहिए नाउन। तो देखो आर्टिकल के बाद यहां पे मिल रहा है आपको नाउन, मास्टरपीसेस। इसके क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लगा हुआ है और इसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब लगा हुआ है। सिंपल, डन। सो बी डी ए सी आ रहा है हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दे ले। जल्दी से, कितने लोगों का सही था बताना? उसकी अनलिमिटेड वाइफ्स थी। भाई लिमिट लगा देते तुम जा करके, हैं? ठीक है, बनवा दूंगी बेटा, परेशान मत हो। लास्ट आप लोग को एक क्वेश्चन और दे रही हूं मैं, फटाफट मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। फिर उसके बाद एक होमवर्क दूंगी आप लोगों को और फिर थोड़ी बहुत बातें करके आपसे चली जाऊंगी, अलविदा ले लूंगी, है ना। और आप गाना गाते रहे ना, कभी अलविदा ना के नाम नाम। मैं कहूंगी अलविदा तो लेंगे हम, जरूर लेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, विकैबुलरी की क्लास है, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। आप चाहो तो उसको 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो अगर आप सुन पाओ तो, क्योंकि उसमें मैम जब बोलती है तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, बहुत जल्दी 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 बोलते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो आप सुबह वाले सेशन देख लो, रात में देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग कंजूसी करना बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। चलो बताओ, जल्दी से बताओ। By the horticulture planners and architectures of Shah Jahan, the uniqueness of Taj Mahal in some truly remarkable innovations carried out. अब देखो एंड से तो सेंटेंस शुरू हो नहीं सकता, तो बी से तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं, यहाँ पे सी और डी ही ऑप्शन दिए गए हैं भाई, इन्हीं से सेंटेंस शुरू करो। अच्छा, द यूनिकनेस ऑफ ताजमहल लाइज इन, किस में लाई करती है? इनके बाद बाय नहीं लगा सकते, दो प्रेपोजिशन एक साथ, प्रेपोजिशन के साथ कंजंक्शन भी नहीं लगा सकते एक साथ ही। तो यूनिकनेस ताजमहल की कहाँ लाई करती है? सम ट्रूली रिमार्केबल इनोवेशंस कैरीड आउट, और जो किसने बनाए? बाय द हॉर्टिकल्चर प्लानर्स एंड द आर्किटेक्ट्स ऑफ शाहजहां। जो शाहजहां के आर्किटेक्ट्स थे और जो हॉर्टिकल्चर प्लानर्स थे, उन्होंने ही इसकी डिजाइन दी थी। अरे ये तो बन गया, सी के साथ डी का पेयर अप और डी की कनेक्टिविटी कैरीड आउट के साथ बाय लगेगा, ए सी डी ए बी। कितने लोग का सही है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बी कौन कर रहा है? बी क्यों कर रहे हो? सी के साथ बी की कनेक्टिविटी जा रही है क्या? इनके साथ प्रेपोजिशन के साथ कंजंक्शन ऐड करोगे? नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। तो कितने लोगों ने आंसर किया है बताना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में। ए, अगर आपका सही है तो आपने आपको +1 मार्क्स दे लीजिए।